वीडियो की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं। वो बिस्तर पर सो रहा होता है और उसी के आसपास लड़कियों के बहुत सारे सामान पड़े होते हैं। पर तभी अचानक से वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी जगह से उठते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं अंत में होटल के बेड पे कैसे आ गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसकी नजर साइड पर सोई हुई एक सुंदर सी लड़की की तरफ जाती है और उस सुंदर सी लड़की को देखने के बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस अनजान ब्यूटी के साथ रात बिताई है। वो ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को चेक करता है तो उसके फोन में जाओ जिया नाम की एक लड़की ने मैसेज किया होता है। मैसेज ये रहता है, तुम इतने लंबे समय से मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया है? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी? वहीं पर जाओ जिया का यह मैसेज देखने के बाद वो बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, क्या जाओ जिया? मुझे क्लियरली याद है कॉलेज में एंटर करने के बाद ही उसने मुझे धोखा दे दिया था। यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने क्लियरली उसे वीचैट पे ब्लॉक कर दिया था और सबसे बड़ी बात, उसकी मैसेज के टोन को देख के लग रही है कि हम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने फोन पे डेट को चेक करता है और डेट को चेक करने के बाद ही वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही मन में कह रहा होता है, क्या मैं पास्ट पे कैसे आ चुका हूँ? क्या मैं रिबॉर्न हुआ हूँ? तभी अचानक से उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जाओ जिया एक दूसरे बंदे के साथ वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, जियांग चेन, तुम मुझे पैसा भेजने में बहुत ज्यादा लेट करते हो। तुम्हारी इमोशनल वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है। तुम मुझे बिल्कुल भी समझते नहीं हो और ना ही तुम मुझे प्यार करते हो। पर अब मुझे कोई दूसरा पसंद मिल चुका है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ कि स्मार्ट बनो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, नहीं तो तुम सभी के सामने खुद को एम्बेरस करने वाले हो। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है। जियांग चेन पास्ट की बातों को याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका केयर करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, पर रियलिटी तो कुछ और ही निकला। वैसे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अब नेक्स्ट चैट पे पैसा मांगने वाली है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं पास्ट पे प्यार पे इतना अंधा हो गया था कि मैं एक लीकिंग डॉग बन गया था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, जाओ जिया, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वहीं पे जियांग चेन का यह मैसेज देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, जिंग चेन, तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? तुम असल में मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, क्या तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पर क्यों? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जल्दी से तुमने जो मैसेज किया है उसे डिलीट कर दो। जाओ जिया की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, जाओ जिया, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, हम दोनों अलग इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और हाँ, आगे हम कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ही जियांग चेन मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे पास्ट लाइफ पे मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही कभी डाउट किया था कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो कितनी घिनौनी औरत है। जियांग चेन ये सब कुछ को लेकर बातें सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके सामने एक सिस्टम का पैनल पॉप अप हो जाता है और वही सिस्टम पैनल पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। तभी अपने सामने सिस्टम पैनल को देखने के बाद जियांग चेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम? हे भगवान, मेरे फर्स्ट लाइफ पे इतना बढ़िया चीज कभी नहीं हुआ था, पर यह जिंदगी में मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। उसके साथ ही साथ मुझे चीट कोड भी मिला है, तो क्या समय आ चुका है कि मेरे लाइफ के एकदम पीक पे पहुंचने का? फिर उसके बाद ही जियांग चेन सिस्टम को डिटेल्स में ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टम को टच करता है और टच करते ही सिस्टम के पैनल पे उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। नाम जियांग चेन, एज 18 ईयर ओल्ड, हाइट 182 सेमी, अपीयरेंस 85 पॉइंट, लेवल 1, सिस्टम मनी गेन, आप हर एक सेकंड पे आप 0.1 कमाने वाले हैं। वहीं पे सिस्टम पैनल पे जियांग चेन अपना प्रोफाइल देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, क्या 0.1 ह्यूमन पर सेकंड पे? तो इसका मतलब 8640 ह्यूमन पर डे और 2,59,200 ह्यूमन पर मंथ। ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। वो ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको फिर से कांग्रेचुलेशन, आपको एक गिफ्ट पैकेज मिला है, क्या आप यह ओपन करना चाहते हैं? वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग चेन गिफ्ट पैकेज को ओपन करते हुए कह रहा होता है, तो जरूर ओपन करो। तभी उसकी कमांड रिसीव होती, जियांग चेन के सिस्टम पे फिर से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 10 मिलियन ह्यूमन रिवॉर्ड के तौर पे जीत लिया है, उसके साथ ही साथ एक सुपर कार भी जीत लिया है। वहीं पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखाता है कि जियांग चेन के आंखों के सामने एक सुपर कार का की अपीयर हो जाता है। उसके साथ ही साथ उसके फोन पे बैंक से मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन, आपके बैंक अकाउंट पे 10 मिलियन ह्यूमन डिपॉजिट कर दिया गया है। तभी सिस्टम की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद जियांग चेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, जेन्युइन मनी ट्रांजैक्शन, जेन्युइन लग्जरी कार की, ये सब कुछ रियल है। सच में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि यह सब कुछ रियल है। वैसे ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है? पर तभी अचानक से उसका ध्यान साइड पर सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, चलो ये फीचर्स मैं इस लड़की के ऊपर यूज करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट करते हुए अपने साइड पर सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही जियांग चेन के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नाम जाओ जाओ, एज 25, हाइट
165 सेमी, अपीयरेंस 93, बॉडी काउंट 1, होस्ट के ऊपर जाओ जाओ की फेवरेबिलिटी 60% है। तभी अपने सिस्टम पैनल पे जाओ जाओ की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है, वेल ये फ्रेंडली स्कैनर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर बॉडी काउंट 1, अरे रुक जाओ, तो इसका मतलब जाओ जाओ की फर्स्ट मैन मैं हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जियांग चेन को देखते हैं, वो बार पे बैठा रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल स्विच ऑफ आ रही होती है। और ये सब कुछ बातों को याद करते हुए जियांग चेन कह रहा होता है, वेल इस जिंदगी में आज मैं बहुत ही ज्यादा मिजरेबल था। मेरी गर्लफ्रेंड जाओ जिया को कॉल किया था, पर उसने कॉल नहीं उठाई थी और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई किया था, तो इसीलिए मैं मेरे दर्द को छुपाने के लिए बार पे गया था और उसी जगह पे मैंने जाओ जाओ से मिला था। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद अब हम दोनों होटल के बेडरूम पे हैं। वैसे ये सच है कि उसकी फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं हूँ, पर मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ 60% ही है, तो इसका मतलब ये है कि जाओ जाओ ड्रंक होने के कारण मेरे साथ वो सब कुछ किया है। बल्कि यह नहीं है कि वो पहली नजर में मेरी प्यार में गिर चुकी है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पर जाओ जाओ को देखते हैं। उसकी नींद टूट जाती है और जियांग चेन की ये हालत को देखने के बाद वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारे लव को लेकर चिंता कर रही हो, है ना? तुम सच में एक सेंट ऑफ लव हो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चेन को देखते हैं, वो जाओ जाओ की तरफ मुड़ते हुए स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जाओ जाओ के करीब आते हुए धीमी सांस में कह रहा होता है, नहीं नहीं तुम गलत हो, मैं मेरे पास्ट लव के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तभी जियांग चेन को अचानक से अपना करीब आता हुआ देखने के बाद जाओ जाओ ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो इस गहरी रात पे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रहा है? वहीं पे जाओ जाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जियांग चेन जाओ जाओ के कान में आके धीमी सांस में कह रहा होता है, वेल मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। वैसे अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं होती है तो तुम एक बार खुद ट्राई करके देख सकती हो। जियांग चेन अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले ही हमें दिखाता है कि जियांग चेन के सिस्टम पर टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके एक्शन के कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक स्किल दिया जा रहा है। ये स्किल के कारण आपके जीभ के हर एक सेल स्ट्रॉन्ग बनता है और आपका जीभ पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तभी सिस्टम का दिया हुआ ये रिवॉर्ड स्किल को देखने के बाद जियांग चेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा था कि होली का क्या ये भी पॉसिबल है? तभी सिस्टम का दिया हुआ स्किल को यूज करते हुए जियांग चेन जाओ जाओ को पकड़ के जाओ जाओ के होठों पे होठ लगाकर गहरा किस करने लगता है और वहीं पे अचानक से जियांग चेन के किस करने का स्किल को अचानक से इम्प्रूव होता हुआ देखने के बाद जाओ जाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, वो इतना बढ़िया किस कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बात अभी उसका किस करने का तरीका पहले से पूरी तरीके से अलग है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम जियांग चेन को देखते हैं, वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, कोई गलती मत करना, सीरियसली किस करो, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। फिर उसके बाद ही जियांग चेन और जाओ जाओ के बीच में गहरी रात पे एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जियांग चेन को देखते हैं, वो उबासी लेते हुए नींद से उठता है, पर अचानक से उसका हाथ साइड पे किसी चीज के ऊपर टच हो जाता है। जब वो गौर से देखता है तो हमें दिखाता है कि उसके साइड पे कुछ पैसों का नोट रहता है, पर उस जगह पे जाओ जाओ नहीं रहती है। तभी सामने के यह नजारा देखने के बाद जियांग चेन मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, क्या जाओ जाओ ये सोचती है कि मैं कोई जानवर हूँ? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका ध्यान पैसों के साइड पर रहे एक नोट की तरफ जाता है। वो उस नोट को रीड करता है तो वहीं पे जाओ जाओ ने जियांग चेन को थैंक यू बोला होता है। तभी यह नोट को रीड करने के बाद जियांग चेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मन ही मन में कह रहा होता है, सच में यह जाओ जाओ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमेन है और यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, वो अपनी कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ के नहीं गई है। चलो अभी के लिए ये सब कुछ भूल जाओ। वैसे सिस्टम ने कुछ समय पहले मुझे रिवॉर्ड के तौर पर क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था। ये क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है? क्या ये हो सकता है कि मैं इस कार्ड को यूज करते हुए और भी ज्यादा पैसा या फिर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस कमा सकता हूँ? तभी जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद ही सिस्टम जियांग चेन के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, अगर आप क्रिटिकल हिट कार्ड को यूज करते हुए लिमिटेड अमाउंट के बीच में कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो आप जितना खर्च करेंगे उसका कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आपको 10 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, 20 गुना भी रिटर्न मिल सकता है या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ये सब कुछ आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ आपको मैक्सिमम 50 गुना तक रिटर्न मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तभी इस सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चेन मन ही मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 मिलियन का सुपर कार खरीदता हूँ तो मैक्सिमम 50 गुना रिटर्न के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट पे 500 मिलियन यू मिल जाएगा। वेल अब जब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ और मेरे पास चीट सिस्टम है तो मैं ये सब कुछ वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस जिंदगी में वर्ल्ड फेमस रिचेस्ट मैन बनने वाला हूँ और उसके साथ ही साथ इस दुनिया में अपनी एक अलग कहानी लिखना चाहता हूँ। मेरे फ्यूचर नॉलेज के हिसाब से अभी बहुत सारे बड़े कंपनी इस दुनिया पे अपीयर होने में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है और यही टाइम का फायदा उठाते हुए मैं मेरे खुद का एक लार्जेस्ट एम्पायर खड़ा करने वाला हूँ। वैसे जब तक मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूँ तब तक मैं मेरे वेल्थ को यूज करके सभी को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर उसके बाद ही जियांग चेन ये सब कुछ सोचते हुए होटल से बाहर आ जाता है और सिस्टम का दिया हुआ सुपर कार को ड्राइव करने के लिए अपनी कार के सामने आ जाता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उसके कार के सामने ऑलरेडी एक सुंदर सी लड़की बैठी रहती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांग चेन को सीड्यूस करते हुए कह रही होती है, हेलो हैंडसम ब्रदर, क्या ये लग्जरी कार तुम्हारा है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन पूरे सीरियसनेस के साथ कह रहा होता
होता है, हाँ क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? तभी जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाता है। वो अपने दोनों बड़े बड़े संतरे को जियांग चेन के सामने रखते हुए गहरी अदा के साथ कह रही होती है, प्लीज क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो? मुझे जल्दी घर जाने की जरूरत है। मुझे ऐप से नोटिफिकेशन मिली है कि मेरी घर की वाटर पाइप लीक हो चुकी है। क्या तुम मुझे मदद करोगे हैंडसम? वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चेन को देखते हैं। वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए उस लड़की को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही जियांग चेन के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नाम चेन ली, एज 23, हाइट 168 सेमी, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 28, होस्ट के ऊपर चेन ली की फेवरेबिलिटी 90% है। तभी अपने सिस्टम पे उस लड़की की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चेन अपने कार के अंदर जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, बाप रे, इस लड़की की 28 लोगों के साथ रिश्ता है और सबसे बड़ी बात, हम दोनों अभी अभी मिले हैं तो मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी 90% कैसे हो सकती है? सच में एकदम अंदर से सड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ही जियांग चेन वहाँ से जाते हुए वो लड़की चेन ली को कह रहा होता है, माफ करना, जो 28 लोगों के साथ रिश्ता रखती है वो लड़की मेरी कप ऑफ टी नहीं है। उसके बाद ही वो अपनी कार को तेजी के रफ्तार के साथ ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है और वहीं पीछे हमें चेन ली को दिखाता है। वो जियांग चेन के बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक रहती है, दांत पीसते हुए मन ही मन में कह रही होती है, क्या उसे कैसे पता है कि मेरे पास 28 बॉयफ्रेंड है? डैम इट, ये बंदा कौन है? फिर उसके बाद ही वो उदास होते हुए वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, इस तरह के रिच और हैंडसम बंदे को हर दिन देखने को नहीं मिलता है। वो ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ से जा ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पर एक बुड्ढे को देखते हैं। वो उस लड़की को रोकते हुए कह रहा होता है, यंग लेडी, मैंने अभी अभी सुना है कि तुम्हारी पाइप पे लीक हो चुकी है। मैं एक प्रोफेशनल पाइप मेंटेनेंस हूँ और मेरे पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर वो हैंडसम गाय आपकी लीक पाइप को फिक्स नहीं कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तभी उस बुड्ढे की यह बातों को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, छह तो तुम ओल्ड मैन कितना डिस्गस्टिंग हो। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाइए, अगर वो यंग बॉय आपकी लीक पाइप को फिक्स कर सकती है तो मैं प्रोफेशनल लाइसेंस होल्ड करने वाला फिक्स क्यों नहीं कर सकता हूँ? उस बुड्ढे की यह बातों को सुनने के बाद वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, हे भगवान, आज मुझे किस तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है। और वही पीछे हमें उस बुड्ढे को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या कह दिया है जिसके कारण वो लड़की इतना गुस्सा हो गई है। पर तभी अचानक हमें साइड पर एक बंदे को दिखाता है। वो हंस रहा होता है और उस बंदे को हंसता हुआ देखने के बाद वो बुड्ढा कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, हे तुम हंस क्यों रहे हो? यह इतना फनी क्या है? तभी वो बंदा उस बुड्ढे के कंफ्यूजन को दूर करते हुए उस बुड्ढे के कान में आके धीमी सांस में कह रहा होता है, ओल्ड मैन, वो लड़की जो लीक पाइप के बारे में बात कर रही थी, आप जो पाइप के बारे में सोच रहे हैं वो पाइप नहीं है बल्कि तो कोई और ही लीक पाइप है जो सिर्फ बिस्तर पे सोने के बाद ही सही हो पाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? तभी उस बंदे के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ही वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, आजकल के जनरेशन कितना बोल्ड हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वो रियल एस्टेट ऑफिस को देखते हैं और वही ऑफिस के सामने हमें दो रियल एस्टेट एजेंट को दिखाता है। वो दोनों किसी के लिए इंतजार कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकता है और उस कार को देखने के बाद एक बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, छह फिर से एक रिच बंदा आ गया जो अपने बाप का पैसा उड़ा के शो ऑफ करने के लिए आया है। पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है, चलो इस बंदे को जाओंबो को हैंडल करने देते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा रहा होता है कि उन दोनों के सामने लग्जरी कार के अंदर से कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन बाहर आता है। तभी जियांग चेन को देखने के बाद ही रियल एस्टेट एजेंट का एक बंदा वहां से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखने के बाद वो लड़की धीमी सांस में कह रही होती है, ब्रदर, इस फील्ड पे मैंने पहले कभी भी काम नहीं किया है पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अकेला ये सब कुछ हैंडल करूं। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा धीमी सांस में रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, तुम इससे पहले बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो चिंता मत करो, सिर्फ ट्रेनिंग को फॉलो करो, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो बंदा वहां से चला जाता है। तभी उस बंदे के वहां से जाने के बाद ही हम वो लड़की जाओंबो को देखते हैं। वो जियांग चेन के सामने आ जाती है और जियांग चेन को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, वेलकम सर, मैं रियल एस्टेट की एजेंट हूँ जाओंबो, मैं आज आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, वेल, मुझे कुछ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी दिखाओ। ये बातों को सुनने के बाद जाओंबो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेट बजट कितना है? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम उन दोनों के साइड पर वही बंदे को देखते हैं जो जियांग चेन को प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए राजी नहीं है। वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, जाओंबो, मुझे दोस्त मत देना, क्योंकि इस बिजनेस पे बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा कि वो कौन है जो वेल्दी क्लाइंट है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम दूरी तरफ जाओंबो को देखते हैं। वो जियांग चेन को सभी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। जाओंबो को देखते हैं, अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो हड़बड़ी के साथ जियांग चेन को कह रही होती है, ओह नो, मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। सर, क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक एरिया है जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, वेल, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो रेंट पे लेना बहुत ज्यादा आसान है। जियांग चेन की बातों को सुनने के बाद जाओंबो कह रही होती है, अच्छा ठीक है सर,
मैं समझ चुकी हूँ, आप कुछ सेकंड इंतजार कीजिए। वहीं पे जाओंबो की ये बातों को सुनने के बाद, उसकी ये एक्शन को देखने के बाद जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है कितनी इनएक्सपीरियंस्ड है, वो जरूर इस काम पे न्यू है। वैसे बातचीत करने में थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, पर उसकी जो सेल्स टैक्टिक है वो एकदम जेन्युइन है। चलो इसकी प्रोफाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए जाओंबो को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही उसके सिस्टम पैनल पे जाओंबो की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नाम जाओंबो, एज 19, हाइट 163 सेमी, अपीयरेंस 90, बॉडी काउंट 0। वहीं पे जाओंबो की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है वो कॉलेज जाने के बजाय काम करना शुरू कर दी, यह इतना भी आसान नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। पसंद हम जाओंबो को देखते हैं, वो जियांग चैन को कह रही होती है सर प्लीज आप एक बार इस लोकेशन को देखिए, ये जगह एकदम परफेक्ट है। इस जगह पे प्रॉपर्टी का प्राइस 3 लाख से लेके 1 मिलियन यूएन के ऊपर है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन थोड़ा परेशान होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है सिस्टम ने मुझे जो क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था वो सिर्फ 1 मिलियन के अंदर ही काम करेगा। अगर मैं उससे ज्यादा खरीदता हूँ यानी 1 मिलियन के ऊपर खर्च करता हूँ तो ये क्रिटिकल हिट कार्ड काम नहीं करेगा। वहीं पे जियांग चैन को लंबे समय तक चुप देखने के बाद साइड पर जाओंबो कह रही होती है सर क्या आप अनसेटिस्फाइड हैं? क्या मैं आपके लिए दूसरा प्रॉपर्टी चूज करूं? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन मन ही मन में कह रहा होता है अगर मैं 8 लाख यूएन या फिर 9 लाख यूएन का परचेज करता हूं तो यह मेरे लिए लॉस ही रहेगा। फिर उसके बाद ही वह ये सब कुछ सोचते हुए जाओंबो को कह रहा होता है ये जो प्रॉपर्टी का प्राइस 1 मिलियन से ऊपर है क्या हम यह नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो मैं एक ही बार में इस तरह के 5 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तभी यह बातों को सुनने के बाद जाओंबो शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है क्या? हाँ जरूर जरूर, पर क्या आप श्योर हैं कि आप एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है एकदम सही कहा, अगर तुम हर एक प्रॉपर्टी का प्राइस एग्जैक्टली 1 मिलियन यूएन रखते हो तुम्हें पूरा कैश पे करके ये 5 प्रॉपर्टी को खरीद लूंगा। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जाओंबो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कहती है कि क्या आप फुल कैश पेमेंट करेंगे? जियांग चैन कह रहा होता है एकदम सही कहा, मैं फुल कैश पेमेंट करना चाहता हूँ और मेरे रेंटल मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जाओंबो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मन ही मन में कह रही होती है अगर ये सच है तो सेल्स और रेंटल के लिए मुझे बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगी। हे भगवान, ये तो बहुत ही बढ़िया डील है। और वहीं उन दोनों से दूर हमें वही बंदे को दिखाता है जो जियांग चैन को प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए राजी नहीं था। वो उन दोनों के हर एक बातचीत को सुनता है और सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या वो रिच बंदा सच में एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है? डैम इट, मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जाओंबो को देखते हैं। वो जियांग चैन के साथ प्रॉपर्टी डील कर लिया होता है और वही कारण उस जगह का जो मैनेजर रहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट को जियांग चैन के सामने रखते हुए कह रहा होता है सर मैं इस जगह का मैनेजर हूँ जाओंबो और मैंने आपके लिए 5 प्रॉपर्टी सिक्योर कर दी है और इसका टोटल प्राइस है 5 मिलियन यूएन और हमें कमीशन मिलने वाला है 2%। आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। वहीं पे उस मैनेजर की यह बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चैन को देखते हैं। वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी साइन करता हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से जाओंबो को ट्रस्ट करता हूँ। वैसे अगर आने वाले फ्यूचर में मुझे फिर से प्रॉपर्टी परचेज करने का जरूरत पड़ता है तो मैं उसे कॉन्टेक्ट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर जाओंबो को दिखाता है। वो जियांग चैन की तरफ देखते हुए ब्लशिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है इस डील के लिए एजेंसी को 2% कमीशन मिलने वाला है और एजेंसी काट के बाद मुझे 40 से 50 हजार यूएन मिल जाएगी। पर मिस्टर जियांग आने वाले फ्यूचर में और भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। यह मिस्टर जियांग किस तरह के आदमी है? पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि दूसरी तरफ जियांग चैन के सिस्टम पर डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 5 बार 1 मिलियन यूएन खर्च किया है। क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है जिसके कारण आपको 3 बार 50 गुना, 1 बार 45 गुना और 1 बार 35 गुना रिटर्न मिला है। सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि होली का, मैं सोच रहा था कि मुझे सिर्फ 10 गुना रिटर्न मिलेगा, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा विजन बहुत ही ज्यादा लो है। वहीं ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से उसके सिस्टम से फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं जिसके कारण आपको हर 1 सेकंड पे 0.8 यूएन मिलने वाला है। तभी सिस्टम के ये फिर से नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि जाओंबो मेरे लिए लकी चार्म है। 25 मिलियन यूएन खर्च करके 230 मिलियन यूएन रिटर्न कमाना ये बहुत ही बड़ी बात है। पर चाहे जो भी हो ये चीट पावर का लाइफ मेरे पास्ट लाइफ से पूरी तरीके से अलग है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओंबो को कह रहा होता है जाओंबो क्या तुम कुछ मोमेंट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद जाओंबो कह रही होती है हाँ सर बताइए क्या हुआ है? पर तभी अचानक हम साइड पे एक मैनेजर को देखते हैं। वो जाओंबो के कान में आके धीमी सांस में गंभीर आवाज में कह रहा होता है जाओंबो तुम मिस्टर जियांग के कारण बहुत ही बढ़िया कमीशन कमा पाई हो तो उसे आज रात डिनर पे लेके जाना और तुम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोशिश करना। वहीं पे मैनेजर की यह बातों को सुनने के बाद जाओंबो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो फैंटेसी में खो जाती है कि कैसे डिनर के बाद जियांग चैन उसे होटल पे लेके जाने वाला है और बेड पे नॉक डाउन करने वाला है और अपने सॉफ्ट आवाज में कहने वाला है जाओंबो
जाओ, ये हमारा लास्ट टाइम नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। तभी यह सब कुछ बातों को इमेजिन करते हुए ज़ाओबो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में जियांग चेन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग, शायद आज रात नहीं, सबसे पहले हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, आज रात क्यों नहीं, तुम मुझे तुम्हारी बैंक अकाउंट नंबर दो। ये बातों को सुनने के बाद ही ज़ाओबो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। क्या बैंक अकाउंट नंबर? आपको मेरी बैंक अकाउंट नंबर की क्या जरूरत है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल, आज तुम मेरी लकी चार्म हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। जियांग चेन की ये बातों को सुनने के बाद ज़ाओबो कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि जियांग चेन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो बिना सोचे जियांग चेन को अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। अचानक से ज़ाओबो के फोन में बैंक से मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन, आपके बैंक अकाउंट पे 35,000 यूएन डिपॉजिट कर दिया गया है। यह मैसेज को देखने के बाद ज़ाओबो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और वही सामने हमें जियांग चेन को दिखाता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने अभी अभी 200 मिलियन यूएन कमाया है। तो ज़ाओबो को सिर्फ 35,000 यूएन देके उसकी ट्रस्ट को गेन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि जियांग चेन के सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट। ज़ाओबो की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 85% हो चुकी है। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चेन ज़ाओबो के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, तो सिर्फ 35,000 यूएन के कारण मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी 50 से 85% हो चुकी है। सच में पैसा ही सुप्रीम है। चाहे किसी का कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है। जियांग चेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। पर तभी हम साइड पर ज़ाओबो को देखते हैं। वो जियांग चेन की तरफ गौर से देखते हुए ब्लशिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मुझे अभी अभी रियलाइज हुई है कि मिस्टर जियांग बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अगर वो आज रात मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है। वैसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रहा है, पर फिर भी यह सब कुछ सही है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है। पर अचानक से हम जियांग चेन को देखते हैं। वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ज़ाओबो, आज तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं अभी जा रहा हूँ, हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। तभी जियांग चेन को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद हम ज़ाओबो को देखते हैं। वो जियांग चेन को कुछ कहने के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपनी बातें खत्म कर पाती है। उससे पहले जियांग चेन अपनी कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है। और वहीं पीछे हमें ज़ाओबो को दिखाता है। वो जियांग चेन को जाते हुए देख रही होती है। मन ही मन में कह रही होती है, क्या मिस्टर जियांग यूं ही चला गया? वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने घर आ जाता है और कहता है कि मॉम, मैं घर वापस आ गया। तभी उसकी मॉम कहती है, ओह, तो तुम सही समय पर वापस आए हो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा ठंडा ठंडा तरबूज काटा है, बैठो मैं तुम्हें देती हूँ। एमसी कहता है, शुक्रिया मॉम। तभी उसका डैड पूछते हैं, कहाँ घूम रहे थे तुम? क्या तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं जा रहे या तुमने किसी और जगह जाने का प्लान बना रखा है? एमसी तरबूज खाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने शंघाई जाने का प्लान बना रखा है और शंघाई घूमने जाऊंगा और वहाँ की शंघाई यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी चेक करूंगा। तभी उसके डैड कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारा अपना फैसला है, चलो तुम्हारी मॉम तुम्हें तुम्हारे ट्रैवल के लिए पैसे ट्रांसफर कर देंगी और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। तभी उसकी मॉम हंसते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, हनी ये तुम क्या कह रहे हो? पैसे देने से वो बिगड़ जाएगा और कोई भी लड़की ऐसे लड़के को बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि अपनी मॉम से पैसे लेता हो। तभी एमसी तरबूज खाते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये बात मत उठाओ ना। और वो अपने मन ही मन में कहता है, मैं अब पहले वाला बोला जियांग चेंग नहीं हूँ और इस बार तुम्हें एक अच्छी बहू मिलेगी मॉम। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी टिकट को निकालते हुए कहता है कि मुझे टिकट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए थी। कल रात को खरीदने पर मुझे इकोनॉमिक क्लास की ही टिकट मिल पाई, जिसमें मेरी लंबाई के हिसाब से यहाँ की जगह बहुत ही छोटी है। तभी हमारे एमसी का कंधा एक लड़की से टकरा जाता है और वो रुकते हुए कहता है, सॉरी एक्सक्यूज मी। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एकदम जबरदस्त माल है और हमारा एमसी उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है, झो यिंग। और वह भी हमारे एमसी को पहचान जाती है और कहती है, जियांग चेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एमसी कहता है कि ये वाली सीट मेरी है। तो वो लड़की भी कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, इसके साथ वाली सीट मेरी है। और वो लड़की जाते हुए कहती है कि तुम्हारा थैंक्स, और इसका फिगर तो चेक करो भाई, क्या मस्त है, कितना बड़ा बड़ा बूटी है इसका। जब वो लड़की अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट बांधती है तभी एक चश्मिश भागते हुए आता है और कहता है, ब्यूटीफुल लेडी, ये साथ वाली सीट मेरी है, तुम्हारे साथ ट्रैवल करने में मुझे ऑनर फील होगा। तभी हमारा एमसी लड़की के साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है, झो यिंग तुम विंडो वाली सीट ले लो। तभी वो लड़का अपना मुंह लटकाते हुए कहता है, ब्रदर क्या वो सीट उस लड़की की नहीं है? आप प्लेन में बेतरतीब से सीट को नहीं बदल सकते। हमारा एमसी उस लड़के से कहता है कि हम साथ में हैं और हम आपके लिए जगह की अरेंजमेंट कर रहे हैं और कब से आपको बैठने के लिए कह रहे हैं। तो वो लड़का भी कहता है, अच्छा, और वह आकर बैठ जाता है। तभी वो चश्मिश उस लड़की से पूछता है कि आप शंघाई किस लिए जा रही हैं? और वो कहती है कि कुछ काम के सिलसिले में मैं शंघाई जा रही हूँ। और बाय द वे जियांग चेंग तुम बताओ तुम किस लिए शंघाई जा रहे हो? तभी एमसी कहता है, कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं घर से निकला हूँ बस घूमने के लिए, ट्रैवलिंग वगैरह
करूंगा। और क्या? और वो लड़की कहती है नाइस, यानी तुम वेकेशन पर हो। तभी वो चश्मिश कहता है कि मैं अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं शंघाई ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ, और वैसे मेरा नाम कियान शेन है। नाइस टू मीट यू। मैं तुम्हें वार्न कर दूं, शंघाई में बहुत टूरिस्ट ट्रैप्स है, खासकर होटल्स। हालांकि जिस होटल में मैं रुक रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मेरे डैड ने इसे अरेंज किया है और वे मुझे एयरपोर्ट से पिक करेंगे। तुम कहाँ रुक रहे हो? शायद मैं उनसे कहूँ कि वो तुम्हें भी बाद में राइड दे दे, नहीं तो एयरपोर्ट से टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है। एमसी, कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो रूम बुक किया है उसमें भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है, वो मेरे साथ है, तो तुम अपने आप को परेशान मत करो। तभी वो चश्मिश कहता है क्या सच्ची में तुमने एक होटल को बुक किया है? और हमारा एमसी कहता है अमान यांग्यून। और वो लड़का ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है व्हाट यू मीन? तुम्हारा मतलब अमान यांग्यून से है? वो $330 मिलियन का अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट। स्ट्रेंज, मैं उनके मिंग कोर्ट स्वीट में रुका था, 9,000 जापानीज येन प्रति रात पिछले महीने, और एयरपोर्ट पिकअप इंक्लूड नहीं था। एमसी कहता है मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, मैंने तो बस एक कोर्टयार्ड विला को बुक किया था। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और कहता है क्या सच में ऐसा है? तभी वो लड़की कहती है जियांग चेंग, सच्ची में तुमने उस विला को बुक किया है जिसकी कीमत एक रात की 80,000 युआन है? तुम सच में कोई सेकंड जनरेशन के रिच किड हो? एमसी प्लीज, जैसे कि तुम खुद एक सेकंड जनरेशन रिच किड नहीं हो। एमसी बताता है कि झो यिंग सिर्फ हमारी स्कूल ब्यूटी ही नहीं थी, बल्कि पूरे शहर में एक रिच किड के रूप में फेमस थी, जिसे हमेशा लग्जरी कार्स में ड्रॉप किया जाता था। झो यिंग इतनी डैजलिंग थी कि ज्यादातर लड़के उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाते थे। फिर भी वो कभी एरोगेंट नहीं थी, बस चुपचाप पढ़ती थी। तब मुझे सिर्फ झाओ जिया की परवाह थी। मैंने झो यिंग पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। मैंने सुना था कि उसके परिवार में सोफोमोर साल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद वो स्कूल पैदल आती थी। तभी झो यिंग कहती है कौन सी अब सेकंड जनरेशन की रिच गर्ल? एमसी कहता है ओ नो, मैं अभी गलत बोल गया, जल्दी से सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। तो हमारा एमसी स्कूल के दिनों के बारे में बात करने लगता है और ऐसे ही उनके बीच में आपस में बातें होती रहती है। झो यिंग कहती है कि वाकई में स्कूल के दिन दिलचस्प हुआ करते थे, और वो ब्लश करने लगती है। तभी एमसी कहता है आखिरकार ऑकवर्ड माहौल अब खत्म हो गया है, चलो झो यिंग का स्टेटस देखते हैं। और हमें जो यंग का मस्त वाला फिगर दिखाया जाता है और उसके बड़े बड़े बूब्स और मस्त वाली बट दिखाई जाती है। तभी हमें झो यिंग का स्टेटस दिखाया जाता है, नाम झो यिंग, एज 18, हाइट 172 cm, अपीयरेंस 96, फिगर 96, पास्ट पार्टनर्स 0, फ्रेंडलीनेस 75 फ्रेंडलीनेस क्लासमेट्स का आमतौर पर 65 ही होता है। क्या झो यिंग मुझ पर ध्यान दे रही है? हेलो, मैं जियांग चेंग हूँ। हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम वांग युयान है और मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ, आपके द्वारा बुक किए गए कोर्टयार्ड विला के लिए। अरे भाई क्या मस्त पतली लग रही है, टांगे देखो जरा, और बूब्स की तो बात ही छोड़ो। जियांग चेंग, कार में बैठो। झो यिंग, पुराने क्लासमेट्स होने के नाते हमें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैनेजर वांग, पहले पढ़ो। मैनेजर वांग, समझ गया। क्या ये सच है? इस ब्यूटी को किसी शोफ के द्वारा ड्रग नहीं किया जाना चाहिए, मुझे उसे बचाना होगा। झो यिंग, जियांग चेंग, तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। चलो हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं, मैं तुम्हें डिनर पर ट्रीट करूंगी। एमसी, ओके, तुमने खुद ही कहा है, अपनी प्रॉमिस मत भूलना। झो यिंग, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एमसी, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। झो यिंग, हाँ ठीक है। कियान शेन, उसने उस ब्यूटीफुल लेडी को ऐसे ही जाने दिया। मेरी रोमांटिक नाइट चली गई। अमान यांग्यून में रुकना बिल्कुल सही चॉइस थी। वांग युयान, मिस्टर जियांग, आपका बात तैयार है। जियांग चेंग, ठीक है, मैं पहले बात ले लेता हूँ। एमसी, मन में रुको, इस तरह की सर्विस भी? वांग युयान हमारे एमसी के कपड़े उतारना शुरू कर देती है और हमारा एमसी पूरा शौक हो जाता है। वांग युयान, कपड़े उतारने में आपकी मदद करना सर्विस में इंक्लूड है, लेकिन आपको अपनी अंडरवियर खुद बदलनी होगी। एमसी, ठीक है। एमसी, मन में रुको, ये वो नहीं है। वांग युयान, बैक स्क्रबिंग भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन इसमें बाथिंग इंक्लूड नहीं है। मिस्टर जियांग, बहुत कंफर्टेबल। ईमानदारी से कहूँ तो मैनेजर वांग भी काफी अट्रैक्टिव है, अगर कोई स्पेशल सर्विसेज होती तो बहुत अच्छा होता। हमारा एमसी अपने मन में ही गंदे गंदे ख्याल सोचने लग जाता है। वांग युयान, मिस्टर जियांग, आप गर्म हो रहे हैं क्या? बात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। एमसी, मन में डैम इट, मैं क्या सोच रहा हूँ। वांग युयान, मिस्टर जियांग, आज रात हमारे अमान यांग्यून होटल में एक रिसेप्शन इवेंट है, हमारे सुपर वीआईपी होने के नाते क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे? एमसी कहता है रिसेप्शन की थीम क्या है? इसे होटल के प्लेटिनम गेस्ट्स द्वारा होस्ट किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ प्रेशियस ज्वेलरी का ऑक्शन किया जाएगा। एमसी, अगर मैं जाता हूँ तो कोई ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट्स है क्या? वांग युयान, ये एक इंटरनल रिसेप्शन है जिसमें एक कैजुअल ऑक्शन एक्टिविटी है, कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एमसी, समझ गया, ये मिस्टर जियांग चेंग है, हमारे एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिनके पास हमारा विला टाइटेनियम कार है। गुड इवनिंग मिस्टर जियांग, कृपया अंदर आइए। मिस्टर जियांग, मजे कीजिए। तभी हमारा एमसी बेट वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बेट लग रही होती है। ऑक्शनर, 5 मिलियन वंस, 5 मिलियन ट्वाइस, 5 मिलियन 3 टाइम्स सोल्ड। इस लेडी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एमसी मन में ऑक्शन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, काफी लाइवली
अनइक्वली लग रहा है। अगला ऑक्शन के लिए है एक रिचर्ड मिल RM056 जो टॉप वॉच कलेक्टर मिसेस एन द्वारा प्रोवाइड किया गया है। हालांकि ये अभी भी एक रिलेटिवली यंग ब्रांड है। 10 साल से ज्यादा की डेवलपमेंट के बाद ये एक टॉप टियर वॉच ब्रांड बन गया है जो पटेक फिलिप को भी राइवल करता है। अब ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है जिसके सिर्फ 10 पीस ही मौजूद है। स्टार्टिंग प्राइस 15 मिलियन है और हर अगली बिड कम से कम 5 मिलियन की होनी चाहिए। ऑक्शनर बिडिंग शुरू होती है। MC मन में क्या ये सच में सिर्फ 15 मिलियन की है? 3 से 5 साल में इसकी वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में 25 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस 10 मिलियन की बार्गेन को नहीं लेता हूँ तो इंसाफ कहाँ है? ऑक्शनर बिडर पैस 15.5 मिलियन। कोई और ज्यादा ऑफर? तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा बिड लगाता है। ऑक्शनर बिडर 35 16.5 मिलियन। बिडर 8 17 मिलियन। बिडर 35 18 मिलियन। जिसने 35 नंबर की बिड लगाई है वो हमारा MC है और उसने 18 मिलियन की बिड लगाई। वहाँ पर जितने बंदे होते हैं आपस में बातें करने लग जाते हैं। होली शिट, ये बिडर 35 कौन है? कितना अग्रेसिव है? क्या ये पागल है? इस चीज के लिए 18 मिलियन? क्या ये बेहतर नहीं होता कि मैं बारी बारी से पहनने के लिए 2 पटेक फिलिप खरीद लेता? ऑक्शनर 18 मिलियन वंस, 18 मिलियन ट्वाइस, 18 मिलियन 3 टाइम्स सोल्ड। बिडर 35 को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी वहाँ पर 2 बंदे आते हैं। हे बड़ी, हेलो, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं वांग झेंग हूँ। हाई, मैं किन फैन हूँ और ये शंघाई के सेकंड जनरेशन रिच किड होते हैं। MC हेलो, मैं जियांग चेंग हूँ। MC मन में तो ये है शंघाई के नंबर 1 रिच किड, ये यहाँ क्यों है? तभी किन फैन कहता है एक्चुअली बिडर नंबर 8 पहले मेरी बिडिंग में हेल्प कर रहा था। मैं बता सकता था कि ब्रदर जियांग को वो वॉच सच में पसंद आई थी। क्या आपको लग्जरी वॉचेस में एक्सपर्टाइज है? MC मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनकी स्टडी करता हूँ या उन्हें लव करता हूँ। मैंने पहले कभी कोई नहीं खरीदी। ये मेरा पहली बार है कि मैं कोई खरीद रहा हूँ। बस कुछ नया ट्राई करना चाहता था। किन फैन बैडेस फर्स्ट परचेज 18 मिलियन की है। डैम, तुम जैसा आदमी मैंने पहले नहीं देखा। तुम अनफैमिलियर लग रहे हो। MC मैं कल ही शंघाई आया हूँ। यूनिवर्सिटी जाने का प्लान है। किन फैन कहता है तुम सिर्फ 18 के हो। ये तो और भी बैडेस है। 18 की उम्र में मैं इस तरह के मूव्स करने का डेयर नहीं करता। किन फैन कहता है ब्रदर जियांग चलो हम साथ में हैंग आउट करेंगे जब तुम्हें भविष्य में टाइम मिले। MC कहता है चलो ठीक है। तभी MC के सिस्टम में डिंग करके नोटिफिकेशन आता है। होस्ट को लेवल अप करने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप दुनिया में मौजूद हर सेकंड के लिए 1 युआन कमाते हैं। नेम जियांग चेंग, एज 18, हाइट 185, अपीयरेंस 85 पॉइंट्स, लेवल 7, सिस्टम रिजर्व 3,67,280 युआन, कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम। अपग्रेड एक्सपीरियंस 31.5, 6 मिलियन 50 मिलियन। MC मन में लेवल अप होने पर मेरी मंथली इनकम अब 2.59 मिलियन है जिसका मतलब है कि मेरी एनुअल सैलरी 30 मिलियन से ज्यादा हो गई है। MC मन में ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है लेकिन मेरे गोल्स के लिए ये तो पॉकेट चेंज भी नहीं है। तभी वह यू शियाओ को देखकर रुक जाता है। यू शियाओ कहती है तुम हो उस रात से तो तुम तो गायब ही हो गए थे। MC कहता है हाँ सही कहा, एक ब्यूटीफुल कंपेनियन का साथ होना और पेमेंट मिलना वो सच में एक वंडरफुल नाइट थी। तभी यू शियाओ उसके पास जाते हुए कहती है तुम छोटे रास्कल, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ 18 साल के एक पुअर स्टूडेंट हो इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। पता चला तुम तो एक रिच सेकंड जनरेशन हो। MC कहता है मैं सच में एक स्टूडेंट हूँ, अब मुझे तुम्हारा ख्याल फिर से चाहिए। क्या कहते हो? ऑक्शन लगभग ओवर हो चुका है। मैंने यहाँ एक विला बुक किया है, साथ में चलना चाहोगी? और उसके हाथ को कसकर पकड़कर अपने बूब्स में दबा लेती है। और देखो तो सही भाई कितनी कमाल की लग रही है। और यू शियाओ कहती है श्योर, मैंने वैसे भी काफी पी ली है, पिछली बार से ज्यादा मेहनत करना। आप समझ तो गए होंगे वह किस चीज पर मेहनत करने को कह रही है। तभी वहाँ पर उसका यू शियाओ का एक्स फियांसे आ जाता है जिसका नाम झांग यू है। झांग यू कहता है यू शियाओ वही रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? तभी यू शियाओ कहती है झांग यू अब क्या, मैं जो भी करूँ वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तभी झांग यू कहता है भूल मत जाना हमारी शादी होने वाली है। तभी यू शियाओ कहती है कुछ तो शर्म करो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रहे हो और फिर भी शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है? तभी झांग यू कहता है एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है, हमारी फैमिलीज मान चुके हैं, तुम मुझसे शादी करोगी भले ही मुझे तुम्हें जबरदस्ती वेदी तक खींच कर ले जाना पड़े। तभी यू शियाओ कहती है डिस्गस्टिंग, तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, तुम बस मुझे एक कवर की तरह चाहते हो जब तुम मेन और वुमेन दोनों के साथ घूमते रहते हो। तभी MC के सिस्टम में डिंग करके नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके पास अभी 2 चॉइस है, अकेले चले जाए, आपको टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम और 250 युआन कैश मिलेगा। आगे जाकर झांग यू को 2 बार थप्पड़ मारे, आपको अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स में 3x एनहांसमेंट और 1 बैड लक कार्ड मिलेगा। MC मन में सिस्टम क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या मैं कावर्ड जैसा दिखता हूँ? सिस्टम मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या ये तथाकथित 3x फिजिकल एनहांसमेंट में वो एरिया भी शामिल है? तभी सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है इसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, कॉन्स्टिट्यूशन, आई साइट, हियरिंग, रिकवरी एबिलिटी, रेसिस्टेंस से लेकर डैमेज
डैमेज तक शामिल है, बिना किसी अपवाद के सभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स। एमसी कहता है तो ये तय है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी के पीछे हमें यू शियाओ को दिखाया जाता है और उसकी फ्रेंडलीनेस लेवल न्यूट्रल होती है और वो ब्लश कर रही होती है। एमसी जाते ही झांग यू को एक कसकर थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने अपने सारे राइट्स खो दिए जब तुमने उसे धोखा दिया, इशारा समझो और यहाँ से निकल जाओ। और एमसी उसे दूसरा थप्पड़ मारता है और पीछे से यू शियाओ हंसते हुए ब्लश कर रही होती है। एमसी झांग यू को लात मारने वाला होता है कि झांग यू रोते हुए चिल्लाता है सिक्योरिटी कहा है, कोई हेल्प करो, ये लोगों को मार रहा है, हेल्प। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और झांग यू को उठाते हुए कहते हैं सर, अगर ये कुछ सीरियस नहीं है तो कृपया इसे शांति से सॉल्व करें। तभी झांग यू कहता है सॉल्व करने को क्या है, उसने मुझे मारा है, क्या तुम अंधे हो, उसे अरेस्ट करो, पुलिस को बुलाओ। तभी झांग यू कहता है तुम सब मुझे बुली कर रहे हो, बस रुको, मैं खुद पुलिस को बुला रहा हूँ और मैं तुम्हें रिपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी जॉब को गुड बाय कह दो। सिक्योरिटी गार्ड अपने मन में, अमन यांग्यून के ऑक्शन में हर कोई वेल्थी नोबिलिटी है, मैं किसी को भी ऑफेंड करने का रिस्क नहीं ले सकता। तभी यू शियाओ कहती है चिंता मत करो, अगर वो पुलिस को बुलाता है तो मैं कहूंगी कि वो मुझे हैरेस कर रहा था और तुमने मेरी प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आए। एमसी मन में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू शियाओ मेरा इस तरह से डिफेंड करेगी। तभी झांग यू कहता है इस बड़े होटल में बहुत सारे सर्विलांस कैमरा है, मैं जाकर फुटेज चेक करूंगा। हर कोई जो मुझे बुली करता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है प्लीज कोई हमारी मदद करो, प्लीज कोई हमारी मदद करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चाकू होता है और उस चाकू पर खून लगा होता है और उसने किसी एक बंदे को भी पकड़ रखा होता है और वो कहता है मेरी कमीनी बीवी यहाँ किसी के साथ मेसिंग अराउंड कर रही है, लेकिन तुम क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का दावा करते हो। तभी वहाँ का एक स्टाफ चिल्लाकर कहता है ये लोगों पर चाकू से हमला कर रहा है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो चिल्लाकर कह रही होती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प मी। और वो चाकू वाला बंदा चिल्लाकर कहता है मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, या तो उन चीटिंग कपल का नाम बताओ या मैं यहाँ सबको मार दूंगा। तभी हमें झांग यू को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। झांग यू मन में, नहीं, मेरे सरवाइव करने का चांस मर्सी के लिए भीख मांगने से नहीं है, ये उसकी हेल्प करने से है। तभी झांग यू कहता है घूम क्यों रहे हो, जाओ उन्हें ढूंढो, उन लोगों को ढूंढो जिन्हें वह चाहता है। तभी एमसी के सिस्टम में डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है एन अनएक्सपेक्टेड स्पेशल इवेंट हैज अकर्ड, द होस्ट IS वंस अगेन फेस्ड विद अ चॉइस। ऑप्शन 1 वायु जियोक्सियाओं के साथ जल्दी से भाग जाओ, तुम्हें 300 युआन कैश मिलेंगे। ऑप्शन 2 जुर्म को रोको, अपीयरेंस प्लस 5 पॉइंट्स, साथ ही एक ब्रेस्ट मसाज स्किल भी मिलेगी। एमसी मन में, ऑप्शन 2 की स्किल औरतों की ब्रेस्ट्स एनहांस करने के लिए एक खास मसाज टेक्निक है जो रिलेशनशिप्स को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन क्राइम रोकने का मतलब है उस कमीने झांग यू को बचाना। हालांकि मैं बहुत रिलक्टेंट हूँ, एमसी फिर मन में सोचता है, लेकिन दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उस मसाज स्किल के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। एमसी मन में, लेकिन उससे पहले जो अच्छी चीज सिस्टम ने अभी अभी मुझे दी है वो काम आएगी। एमसी ने ट्रिपल एनहांसमेंट चार्ज से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली। एमसी मन में, वाह ये तो बहुत ही कमाल का है, मैं महसूस कर सकता हूँ, सच में मैं पावरफुल स्ट्रेंथ को अपने शरीर के हर हिस्से से बहता हुआ महसूस कर सकता हूँ। एमसी ने अपनी पोजीशन ली और उस बंदे के चेहरे पर जाकर एक घुसा मारा जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी यू शियाओ मन में, वो सिर्फ एक रिच सेकंड जनरेशन नहीं है, वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग और कैपेबल भी है, ये किस तरह का अमेजिंग गाय है। तभी हमें झांग यू को दिखाया जाता है जो कहता है होली शीट। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बाजुओं को ऊपर करता है और ज़ैंग यू उसे देख रहा होता है, तो ये देखकर वहाँ पर सारे बंदे हमारे एमसी के बारे में बातें करने लगते हैं। वाओ वो बंदा कितना हैंडसम है, उसने तो बस 2 मूव्स में उसे डाउन कर दिया, वो कितना ब्रेव है और टोटली गॉर्जियस भी। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, कैदी को पकड़ लेती है जिसने वहाँ पर मेस क्रिएट किया था। फिर एक पुलिस ऑफिसर हमारे एमसी के पास आता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स कि तुमने सही वक्त पर एक्शन लिया जिसकी वजह से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी झंग यू कहता है ऑफिसर इस बंदे ने मुझे मारा है और यहाँ पर खड़े सभी लोगों ने ये देखा है, प्लीज आप इसे अरेस्ट कर लीजिए और इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। तभी हमारी ब्यूटीफुल वुमन बीच में आती है और कहती है नहीं ऑफिसर ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझे शादी का नाम लेकर स्कैम कर रहा था, इस वजह से मिस्टर जियांग चेन बीच में आए और उन्होंने मेरी मदद की और ये मुझे हरास भी कर रहा था, फिर इन्होंने इसे पीटा। अरे भाई इसका लुक्स तो देखो कितनी कमाल की लग रही है ना, एकदम ललन टॉप। एमसी अपने मन में कहता है वायु जियोक्सियाओस फ्रेंडलीनेस वैल्यू 90 तक पहुंच गई है, वो मुझ पर फॉल कर रही है और खुद को रोक नहीं पा रही। तो हमारी लड़की उस पुलिस ऑफिसर को पूरी स्टोरी बता देती है कि क्या क्या हुआ था और यहाँ पर कैसे मेस क्रिएट हुआ। तभी हमारा एमसी उसके पास जाता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है मैं
तुम्हें अब से झंग वायु जैसे बदमाशों से कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और हमारा MC उसे पकड़कर स्माइल कर रहा होता है। और पुलिस ऑफिसर कहता है, लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना ही बेकार है। झंग वायु कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन? यहाँ सिक्योरिटी कैमरास है, आई डिमांड। और MC उसे घूरकर अपने मन में कहता है, दिस पंक ने ज़ोक्सियाओ को हर्ट किया और जरा भी रिमोर्स नहीं दिखा रहा, ऊपर से हिम्मत देखो, सिक्योरिटी फुटेज मांग रहा है। इन दैट केस चलो सिस्टम का बैड लक कार्ड इसी पर टेस्ट करते हैं। और वो सिस्टम से कहता है, बैड लक कार्ड को झंग वायु पर एक्टिवेट कर दो। और हमें झंग वायु को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बैड लक कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। झंग वायु किसी को फोन करते हुए कहता है, हेलो सर, अभी अभी आपके अकाउंट से 2 लाख विथड्रॉ हुए हैं नोंगशाम बैंक जिहेवन ब्रांच से। हमें अनयूजुअल एक्टिविटी का शक है, कृपया कंफर्म करें। ओह, मैं अभी अमन यंग्यून में हूँ, सिर्फ सस्पेक्ट मत करो, मेरा कार्ड डेफिनेटली स्किम हुआ है, जल्दी से किसी को भेजो और डील करो। तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती है, मिस्टर झंग सर, आपका लाइसेंस प्लेट नंबर 38 है, अभी एक कार पेड़ से टकरा गई और पेड़ आपके कार पर गिर गया है, काफी बुरा हाल है, आपको आकर देखना चाहिए। तो झंग वायु कहता है, होली शिट, तुमने क्या कहा? और झंग वायु वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। और पीछे से पुलिस ऑफिसर कहता है, सर, लगता है आपको थोड़ी और दिक्कत आ गई है, क्या आपको जरूरत है? और झंग वायु वहाँ से जाते हुए कहता है, अभी मैं तुम लोगों से बकवास करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। और वो वहाँ से चला जाता है। हमारा MC अपनी लड़की की कमर में हाथ डालते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, जो बंदा जो बोता है वही पाता है। ऐसा ही झंग वायु के साथ हुआ है। चलो जियाओक्सियाओ, यहाँ से चलते हैं और हम हमारे MC के विला के बेडरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओक्सियाओ हमारे MC से कहती है, चलो अब मुझे देखने दो कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। हमारा MC कहता है, क्या तुम क्या सोच रही हो, वो लूजर मुझे हर्ट भी कर सकता है। और जियाओक्सियाओ उसके शर्ट उतारते हुए कहती है, नहीं, मुझे चेक करने दो अपनी तसल्ली के लिए कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं। और वो ब्लश कर रही होती है, देखो तो सही कितनी मस्त लग रही है वो। और जियाओक्सियाओ कहती है, क्या तुम मेरे मंगेतर की वजह से मुझे नीचा तो नहीं देखोगे? और हमारा MC कहता है, नहीं, तुम ये क्या सोच रही हो, बस मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि तुम्हारा मंगेतर ऐसा होगा। फिर से जियाओक्सियाओ कहती है, मेरे दादाजी ने ये एंगेजमेंट तब अरेंज की थी जब वो क्रिटिकली इल थे, उनका मन शांत करने के लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मुझे झंग वायु से एंगेजमेंट करनी पड़ी। बाद में मुझे पता चला कि वो बाइसेक्सुअल है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुकअप कर रहा था। फिर हमारा MC कहता है, तुमने सच में बहुत कुछ झेला है, लेकिन चिंता मत करो जियाओक्सियाओ, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियाओक्सियाओ ये सुनकर कहती है, जियांगचेंग, तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं है? मेरा मतलब, क्या तुम मेरे साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखने के लिए तैयार हो? फिर जियाओक्सियाओ अपने मन में सोचती है, जियांगचेंग मेरा पहला मर्द है, भले ही मेरे फीलिंग्स अभी उसके लिए इतने डीप नहीं है, लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप सीरियसली डेटिंग करने से 100 गुना आसान है। तभी जियांगचेंग उसकी कमर पकड़कर उसके बट को छूता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चिंता मत करो जियाओक्सियाओ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और ज़ोक्सियाओ उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 मेड काम कर रही होती है और वो कहती है, व्हाट्स रॉन्ग, आजकल के बच्चों में तो कितनी स्टैमिना है, क्या तुम और तुम्हारे ओल्ड मैन कभी ऐसा सीन बना सकते थे? आप लोग समझ तो गए होंगे कल रात को क्या हुआ होगा, वही हुआ होगा जो होना चाहिए था, लेकिन वहाँ की इमेजेस नहीं है, वरना मैं इमेजेस भी अपलोड कर देता, फूल तो नहीं पर ब्लरी। और वो मेड्स आपस में हंस कर बातें कर रही होती है और कहती है, अगर मेरा ओल्ड चेन इतना वाइल्ड होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं हर दिन टाइम पर काम पर आ पाती? शायद तो मैं अपने पैर भी नहीं उठा पाती। जरा इन शीट्स को देखो, तुम इमेजिन कर सकती हो कि उस लड़की को कितना अच्छा फील हुआ होगा। वो हैंडसम यंग गाय तो हॉट भी है और वाइल्ड भी, मैं तो जेलस हो रही हूँ। हमें हमारे MC और जियाओक्सियाओ को दिखाया जाता है जो टेबल पर बैठे होते हैं। हमारा MC मोबाइल देखते हुए चाय पी रहा होता है और जियाओक्सियाओ से कहता है, जियाओक्सियाओ, क्या मैं तुम्हारी टांगे फोटो के लिए बोरो कर सकता हूँ ताकि अपने कमिंग ऑफ एज को सेलिब्रेट कर सकूं? और जियाओक्सियाओ कहती है, क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? MC कहता है, नहीं, बस आजकल मेरे मोमेंट्स पर सब अपने कमिंग ऑफ एज गिफ्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी मन किया कुछ पोस्ट करने का, मेरे पास कुछ और नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी टांगे पोस्ट कर दूं? जियाओक्सियाओ कहती है, गो अहेड, तुम छोटे से शरारती। और वो फोटो खिंचवाने के लिए पोज देने लगती है। अरे भाई नाइस, क्या दिख रही है, क्या टांगे हैं, कमाल है। MC अपने मन में कहता है, माय 18th कमिंग ऑफ एज गिफ्ट शायद बेंस या BMW नहीं है, पर इस राइड की स्पीड किसी सुपर कार से भी तेज है। और वो उन फोटोज को पोस्ट कर देता है और ये पिक्चर देखकर उसके ग्रुप चैट के मेंबर्स कहते हैं, जियांगचेंग, तुम तो मेरी जान ले रहे हो, सुबह सुबह ये क्यों दिखाया मुझे? अचानक क्लास प्रेसिडेंट की 20,000 युआन वाली वॉच भी अब इतनी खास नहीं लग रही। चेंगजी, अचानक वो घर जो मेरी माँ ने मुझे दिया था अब बड़ा नहीं लग रहा, मुझे भी ब्लैक स्टॉकिंग्स में लड़की चाहिए। MC जब बाहर आता है
तो लड़की कहती है, हेलो सर, वेलकम टू द फरारा सेल्स सेंटर। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं? एमसी कहता है, नो नीड। क्या आपके पास कोई कार्स इन स्टॉक है? मैं एक नजर देखना चाहता हूँ। और लड़की कहती है, यस वी डू। इस तरफ प्लीज, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें एक मोटा सा आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है, सू वैन, अगर तुम्हें एक कार अच्छी लगती है तो मैं इसे खरीद लूंगा। और जो लड़की सू वैन होती है वो कहती है, बॉस हुआंग, आप बहुत जेनरस है। कार खरीदना एक सीरियस डिसीजन होता है, आपको पक्का फैसला करना चाहिए। मेरी राय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर वो मोटा आदमी हुआंग कहता है, हाउ इज इट नॉट इम्पोर्टेंट? जब तुम्हारी शो की फिल्मिंग शुरू होगी, मैं हर दिन तुम्हें वर्क से पिकअप करने वाला हूँ। तुम्हें आरामदायक महसूस करना चाहिए, इसलिए तुम्हें ये पसंद आनी चाहिए। और लड़की सू वैन कहती है, रियली कोई जरूरत नहीं है बॉस हुआंग, हमारा फिल्मिंग शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, दिन रात चलता रहता है। आपको मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे फीमेल लीड बना देंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शो में पूरी मेहनत लगाऊंगी। और बॉस हुआंग कहता है, जब तक तुम तैयार हो, फीमेल लीड तुम्हारी है। ऑफ कोर्स। एमसी दूर खड़ा ये देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मैं कार देखने आया था, लेकिन यहाँ आकर एक सोप ओपेरा देख रहा हूँ। रुको, वो सू वैन है। कुछ सालों में वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नई 4 छोटी फूलों में से एक होगी। जिस चीज ने उसे प्रसिद्ध किया वो थी वो फोटो जिसमें वो पूल से निकल रही थी। लोग उसे कहते थे और हमें सू वैन की वो मस्त वाली पूल से निकलती हुई फोटो दिखाई जाती है। अरे भाई, क्या ललन टॉप लग रही है, चेक तो करो इसे। वो मोटा आदमी कहता है, वन चलो कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो हम अभी डिपॉजिट कर देते हैं और फिर हम ड्रिंक के लिए भी जा सकते हैं। वैन कहती है, बॉस हुआंग, मेरी ओपिनियन सच में इम्पोर्टेंट नहीं है और बिसाइड्स मुझे कंपनी में एक मीटिंग अटेंड करनी है। और वो मोटा आदमी सू वैन के पास आते हुए कहता है, तुम तो बस एक छोटी स्टारलेट हो, अपनी किस्मत मत आजमाओ। सू वैन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, या तो तुम मेरा कंपनी दोगी वरना ये पूरा इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। छोड़ो ये दिखावा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करके अपना टाइम खराब किया है। या तो खुद को संभालो और मेरा इंतजार करो, या फिर तैयार हो जाओ ब्लैकलिस्ट होने के लिए। और सू वैन कहती है, बॉस हुआंग, चाहे तुम इन्वेस्ट करो या नहीं, मेरा जवाब वही रहेगा। मैं नहीं झुकूंगी, जो मन चाहे करो। और हमारे एमसी के सिस्टम में डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट स्पेशल मिशन ट्रिगर हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जिसे हमारा एमसी चलते चलते चेक कर रहा होता है। सिस्टम विंडो में लिखा होता है, शू वैन को उसकी मुश्किल से बाहर निकालो और उसे कॉन्ट्रैक्ट पर अग्री करने के लिए राजी करो। मिशन कंप्लीट होने पर एक खास रिवॉर्ड दिया जाएगा। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है, शू वैन को कॉन्ट्रैक्ट पर अग्री कराना बात तो आसान है, मुझे उसे साबित करना होगा कि मेरे पास पैसा है। हमारा एमसी ऊंची आवाज में उस लड़की से कहता है, मैंने सुना है कि आपके लफरारी खरीदने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। और वह लड़की कहती है, यस, लफरारी हमारा लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसे खरीदने के लिए क्रेडिट चेक जरूरी है और एक प्रीरेक्विजिट है। आपको पहले से हमारे 5 व्हीकल्स के मालिक होना चाहिए और एक एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर हमारा एमसी कहता है, सो आप कह रहे हैं कि मैं इसे खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ? फिर वो लड़की कहती है, वेल, अगर आप सच में इस लफरारी को खरीदने पर अड़े हुए हैं तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो कुछ सेकंड सोचती है। फिर हमारा एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, ओह, और ये कैसे? तभी वो लड़की हमारे एमसी से कहती है, बिकॉज वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, कभी कभी ऑर्डर समय पर डिलीवर नहीं हो पाते। जब ऐसा होता है तो एक स्लॉट खुल जाता है, हालांकि डाउन पेमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर से ज्यादा है। क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? हमारा एमसी उस लड़की से कहता है, आई सी, जब तक आप इसे मुझे बेच सकती हैं, मैं फुल में पेमेंट कर दूंगा। और वह लड़की चौंकते हुए कहती है, क्या फुल पेमेंट? और ब्लश भी कर रही होती है। वो एमसी को देखती है और मन ही मन सोचती है, क्या उसे पता है कि ये कार कितनी महंगी है? हमें वो मोटा और बड़ा आदमी भी दिखाया जाता है जो मन ही मन सोचता है, कौन से परिवार का यंग मास्टर है ये जो पैसे ऐसे कैजुअली फेंक रहा है? मैं देखूंगा कि वो सच में है या सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है। हमें शू वैन भी दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचती है, बॉस वंग जैसे बॉस को भी 3 मिलियन युआन की कार खरीदने में 2 बार सोचना पड़ता है और ये आदमी फुल में टॉप ऑफ द लाइन लफरारी खरीदना चाहता है। तभी वो लड़की चौंकते हुए कहती है, सर, लफरारी की बेस प्राइस और कस्टमाइजेशंस मिलाकर 40 या 50 मिलियन तक हो जाती है। फिर हमारा एमसी हंसते हुए उस लड़की से कहता है, मुझे पता है, दैट्स एक्सेप्टेबल। और वह लड़की हमारे एमसी से कहती है, थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए सर, मैं हमारे मैनेजर को बुलाकर आती हूँ। तभी वो लड़की मैनेजर को लाते हुए कहती है, ये वही जेंटलमैन है जो लफरारी खरीदना चाहते हैं। और हमें उस मैनेजर के साथ उस ऑक्शन वाले आदमी को भी दिखाया जाता है जो उस दिन ऑक्शन में हमारे एमसी से मिला था। वो आदमी कहता है, मैंने सुना कि कोई
कोई लफरारी फुल में खरीदना चाहता है तो मैं देखने आया। ब्रदर जियांग, हम फिर से मिल गए। हमारा एमसी स्माइल करते हुए कहता है, मैं अभी मोदू आया हूँ और कार के बिना रहना अब तक नहीं हुआ, तो सोचा कैजुअली एक खरीद लूं। और वह लड़का हमारे एमसी से कहता है, तुम इसे कैजुअली कहते हो, ये तो नेक्स्ट लेवल हम्बल ब्रैगिंग है। तभी वह मैनेजर उस लड़के से कहता है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है यंग मास्टर किन? तभी वो लड़का केन फैन मैनेजर से कहता है, दिस इज ब्रदर जियांग चिंग, मैं उसे कल ही मिला था, उसकी कलाई की वॉच देखो, कल की ऑक्शन में ये 18 मिलियन में बिकी थी। ओल्ड वैंग, तुम्हारा लक है, तुम्हारे हाथ में एक ह्यूज सेल लग गई। हमें एमसी दिखाया जाता है और मैनेजर की नजर भी एमसी पर जाती है। वो उसे देखते हुए सोचता है, सच में ये आदमी बहुत ज्यादा रिच है। फिर वह मैनेजर हमारे एमसी से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जियांग, हमारे ब्रांड को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रेडिट चेक तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। चूंकि आप 10 मिलियन से अधिक की वॉच अफोर्ड कर सकते हैं, कार खरीदना ऑब्वियसली कोई समस्या नहीं है। मैं अभी आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। हमें मोटे हुआंग और शू वैन को दिखाया जाता है। इसने अभी अभी एक वॉच पर 10 मिलियन से अधिक खर्च कर दिए हैं और अब एक कार पर 50 मिलियन से ज्यादा खर्च करने वाला है। यह अब तक का सबसे अमीर सेकंड जनरेशन एयर जरूर होगा जो मैंने देखा है। एक सामान्य रिच किड की मंथली अलाउंस ज्यादा से ज्यादा कुछ 100,000 होती है। 1 मिलियन से अधिक दुर्लभ है। उनका पूरा नेट वर्थ शायद सिर्फ कुछ टेंस ऑफ मिलियंस होता है, लेकिन इस मिस्टर जियांग का नेट वर्थ तो 100 मिलियन से भी ऊपर होगा, नहीं इससे भी ज्यादा। तभी वो मोटा हुआंग शू वैन से कहता है, लिटिल वॉन वन, देखना बंद करो, मुझे अचानक अब कार खरीदने का मूड नहीं है। चलो मेरे साथ ड्रिंक के लिए आओ, जब तक तुम मुझे खुश रखोगी इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शू वैन जवाब देती है, बॉस हुआंग, मुझे वाकई बाद में कंपनी में मीटिंग के लिए वापस जाना होगा। तभी वो मोटा हुआंग वहाँ से जाते हुए कहता है, सू वैन, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रही हो। सुन लो, या तो तुम जाकर खुद को तैयार करो और मेरा इंतजार करो, या फिर अपनी करियर को भूल जाओ। मासूम बनने का खेल बंद करो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? इतना हाई और माइटी एक्ट कर रही हो। तुम्हें बेटर है कि इस बारे में सोच लो। और फिर शू वैन कहती है, बॉस हुआंग, तुम। तभी पीछे से कोई शू वैन को आवाज देता है और कहता है, मिस। शू वैन पलट कर देखती है और कहती है, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हमें एमसी दिखाया जाता है और वो शू वैन से कहता है, मिस शू वैन, मेरा नाम जियांग चिंग है। मैंने सुना कि आपका डील उस इन्वेस्टर के साथ फेल हो गया, लेकिन चिंता मत करो, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा। शू वैन कहती है, क्या सच में तुम इन्वेस्ट करोगे? और ब्लश करते हुए वो अपने मन में सोचती है, यह आदमी बॉस हुआंग से पूरी तरह अलग लीग में है। अब जब बॉस हुआंग इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो वापस कंपनी जाकर एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं सच में खुद को उसके साथ नहीं जोड़ सकती और इस बार उसे मना करने के बाद शायद मैं सच में कंपनी की ब्लैकलिस्ट में आ जाऊं। हमारा एमसी कहता है, हालांकि आज मुझे कुछ और काम है, हम इन्वेस्टमेंट के स्पेसिफिक्स कल डिस्कस कर सकते हैं। तभी शू वैन एक्साइटेड होते हुए हमारे एमसी के पास आती है और कहती है, ओके मिस्टर जियांग, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगी। क्या मैं तुम्हें वेचैट पर ऐड कर सकती हूँ? हमारा एमसी कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे वेचैट पर ऐड कर सकती हो। शू वैन उसे वेचैट पर ऐड करते हुए कहती है, ओके मिस्टर जियांग, फिर कल मिलते हैं। हमारा एमसी मैनेजर से कहता है, बाय द वे, मैं अपनी कार सबसे जल्दी कब ले सकता हूँ? मैनेजर जवाब देता है, सबसे जल्दी 1 साल में। हमारा एमसी कहता है, ये तो बहुत लंबा समय है। तभी केन फैन हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कुछ ही दिनों में बंड में एक कार शो है, वहाँ सब कुछ होगा, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, जो चाहो, तुम सीधे इवेंट से ही कार ले जा सकते हो। क्या तुम देखना चाहोगे? हमारा एमसी कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रेन्हे रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। तभी वहाँ शियाओ आती है और हमारे एमसी को पुकारते हुए कहती है, जियांग चिंग, यहाँ। और सच बताओ तो वो इस ड्रेस में बहुत ही कमाल की लग रही है, जबरदस्त, एकदम ललन टॉप माल जैसी। शियाओ हमारे एमसी से कहती है, उनका क्रैब रो मिक्स्ड राइस एकदम अलग है, तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। और फिर शियाओ हमारे एमसी से कहती है, और वहाँ है फिश फिलेट्स इन वाइन सॉस, स्कैलियन रोस्टेड डक विद फिश हेड और बोक चोई विद टोफू स्किन स्ट्रिप्स, ये सब एकदम टेस्ट में बढ़िया है। हमारा एमसी शियाओ को कमर से पकड़ते हुए कहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूँ। हमें शियाओ ब्लश करती हुई दिखती है और बहुत ही कमाल की लग रही होती है। फिर वह कहती है, गुड बॉय, तुम कल रात काफी रफ थे, बस मुझे कुछ और घंटे आराम करने दो। फिर हमारा एमसी कहता है, ये तो मुमकिन है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ प्यारा सा नाम से बुलाना होगा। शियाओ हमारे एमसी के गाल पर किस करते हुए कहती है, चू हबीब। और हमारा एमसी कहता है, आई लाइक दैट वन। ठीक है,
मैं तुम्हें थोड़ी और देर आराम करने दूंगा। शियाओ शियाओ खुश होते हुए कहती है, तुम सच में सबसे बेहतरीन हो, हमारा एमसी कहता है। वैसे क्या तुम सू वैन को जानते हो? शियाओ शियाओ कहती है, सू वैन वो हमारी कंपनी की एक कलाकार है। क्यों? मैं शियाओ शियाओ को बताता हूँ कि डीलरशिप पर क्या हुआ। तभी शियाओ शियाओ कहती है, जियांग चेंग तुम्हें शू वान पसंद है ना? एमसी कहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बस एक मौका भेंट था। तुम्हें उसकी पोटेंशियल के बारे में क्या लगता है? शाओ शाओ कहती है, कंपनी अभी उसे उतना वैल्यू नहीं देती, लेकिन उसके पास सही क्वालिटीज है, उसके अंदर पोटेंशियल है। फिर शियाओ शियाओ कहती है, जियांग चेंग अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और मेरे बारे में तुम जब चाहे मुझसे मिल सकते हो, मैं कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगी। एमसी कहता है, अरे पगली चिंता मत करो, चाहे तुम हो या कोई और, जब तक तुम मेरी महिला हो मैं तुम्हारा हमेशा अच्छा ख्याल रखूंगा, समझी? शियाओ शियाओ कहती है, क्या तुम अभी उसी में निवेश करने वाले हो? एमसी कहता है, हाँ, मैं उसे साइन करना चाहता हूँ और फिर उसमें इन्वेस्ट करूंगा। शियाओ शियाओ कहती है, सू वैन का कॉन्ट्रैक्ट अभी समाप्त नहीं हुआ है, अगर तुम उसे साइन करना चाहते हो तो तुम्हें उसे बाय आउट करना पड़ेगा, जो शायद कई मिलियन खर्च करवा सकता है, और उसे साइन करने के लिए तुम्हें एक कंपनी भी एस्टैब्लिश करनी होगी। एमसी कहता है, जियाओ सियाओ फंडिंग की चिंता मत करो, एक बार कंपनी एस्टैब्लिश हो गई मैं तुम्हें उसे चलाने दूंगा, मैं बाकी किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। एमसी अपने मन में सोचता है, सिस्टम स्टार्टअप कैपिटल देगा, अगर मैं सू वैन को सही रिसोर्सेज दूं तो वो 2 साल में धमाका कर देगी, तब तक वो कंपनी के लिए काफी प्रॉफिट ला चुकी होगी। जिया ओक्सियाओ कहती है, जियांग चेंग मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, भले ही आप कंपनी एस्टैब्लिश करें, मैं सिर्फ ऑपरेशंस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लूंगी, मैं एब्सोल्युटली शेयर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सबसे ज्यादा आप मुझे जेनरस सैलरी दे सकते हैं। मुझे पता है कि जियांग चेंग के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसे कंपनी मैनेज करने में मदद करके मैं एक डिपार्टमेंट मैनेजर से कंपनी एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगी, मेरा इन्फ्लुएंस लेवल पूरी तरह बदल जाएगा, मुझे सिर्फ इसी से भी बहुत संतोष है। जहाँ तक मेरी सैलरी की बात है, मुझे यकीन है कि वो मुझे कम नहीं देगा। एमसी कहता है, जियाओ सियाओ तुम तो बिल्कुल सिली हो रही हो, हमें इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है ना? शियाओ शियाओ हमारे एमसी के गाल पर हाथ रखते हुए उसके पास आती है और कहती है, जियांग चेंग तुम्हारे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस थी, हर दिन मुझे शादी करने के लिए दबाव महसूस होता था, तुमने ही मुझे ये सिखाया कि किसी को पसंद करने में क्या खुशी होती है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही मैं सच में जिंदा महसूस करती हूँ, सच में मैं अब पहले से बहुत कंटेंट हूँ। एमसी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, वो स्क्रीन देखता है और पढ़ता है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सीधे तरीके से है, लेकिन मैं मिस्टर जियांग से कंफर्म करना चाहती थी, कल हमें किस समय और कहाँ मिलना चाहिए? एमसी अपने मन में सोचता है, लगता है बिग 1-1 काफी जल्दी में है। वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जियांग चेन सू बेन को पिकअप करने आया है, वहीं सू बेन को दिखाया जाता है, वो जियांग चेन को ग्रीट करते हुए कहती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर जियांग। ये सुनकर जियांग चेन बोलता है, अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ, वैसे हमें कहाँ जाना चाहिए? तभी सू बेन कहती है, वेल ये कैसा रहेगा कि हम बाया होटल चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ मिनट बाद, अब हम देखते हैं कि जियांग चेन सू बेन के सजेशन को फॉलो करते हुए बाया होटल पहुंच चुका है। वो अपनी सीट पर बैठते हुए सू बेन से पूछता है, तुम जिस फिल्म को करने जा रही हो क्या वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है? ये सुनकर सू बेन मुस्कुराते हुए कहती है, बॉस जियांग आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, इस फिल्म की फीमेल लीड मैं हूँ, तो ये बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कैसे हो सकती है? ये तो एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ छोटा सा वेब ड्रामा है। जियांग चेन फिर पूछता है, अगर इन्वेस्टमेंट इतना छोटा है तो ड्रामा का क्वालिटी कैसा होगा? सू बेन कामली जवाब देती है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे खर्चा कम होता है और रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए कोई लॉस नहीं होता, और ऐसे लो बजट ड्रामास को पॉपुलर बनाने के लिए असली की है अच्छा प्लॉट, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जिस ड्रामा को करने जा रही हूँ उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। वैसे मिस्टर जियांग क्या आप इसकी स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे? जियांग चेन कैजुअली कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेकर परवाह करता हूँ। ये सुनकर सू बेन थोड़ा शॉक हो जाती है, सीरियसली आपको सच में स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है? जियांग चेन फिर कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो बेटर ये रहेगा कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी भेज दूं। सू बेन और भी हैरान होकर जवाब देती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। मन ही मन सू बेन सोचती
सोचती है, मैं कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, लेकिन इस तरह का इन्वेस्टर मैंने पहली बार देखा है। तभी जियांग चेन कहता है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी में आर्टिस्ट के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये सुनकर सू बेन और भी सरप्राइज हो जाती है। आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटी एक्ट्रेस हूँ, मेरी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। जियांग चेन कामली रिप्लाई करता है, ये कोई इशू नहीं है। सू बेन मन ही मन सोचती है, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, इस दुनिया में कोई भी बिना रीजन के मुझे प्रमोट नहीं करेगा। अगर मैं मिस्टर जियांग की कंडीशन मान लेती हूँ तो इसका मतलब होगा कि मुझे उसके साथ सोना होगा। वैसे मिस्टर जियांग बहुत हैंडसम है, अगर ऐसा हॉट आदमी मेरे साथ सोना चाहता है और मेरी फिल्म में इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो मेरे लिए इसमें कोई लॉस नहीं होगा। फिर वो पूछती है, मिस्टर जियांग, क्या आपके पास कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है? जियांग चेन रिप्लाई देता है, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी कंडीशन मान लेती हो तो जल्द ही एक कंपनी एस्टैब्लिश हो जाएगी। वैसे जियांग कह रही थी कि उसकी फैमिली की एंटरटेनमेंट कंपनी में तुम्हें ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम मेरे साथ साइन करती हो तो पेनल्टी मैं दूंगा और आने वाले कुछ सालों तक मेरी कंपनी का पूरा फोकस तुम्हारे करियर की ग्रोथ पर रहेगा। ये सुनकर सू बेन बहुत खुश हो जाती है। वो हंसते हुए पूछती है, बॉस, आप मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आपके पास कोई स्पेशल कंडीशन है? तभी अचानक जियांग चेन के सिस्टम पर डिंग की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सू बेन की फेवरेबिलिटी 50% तक बढ़ चुकी है। ये देखकर जियांग चेन मन ही मन सोचता है, मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी 50% का मतलब ये है कि हम दोनों अभी फ्रेंड जोन पे हैं, तो इसलिए अगर मैं ज्यादा कुछ डिमांड करता हूँ तो ये फोर्स करने जैसा हो जाएगा और वो रेडी नहीं होगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब सोचते हुए सू वेन से कह रहा होता है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी कंपनी में आर्टिस्ट बनकर रहोगी तब तक मैं तुमसे कोई भी इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाऊंगा। जियांग चेन की ये बात सुनने के बाद सू वेन बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाती है। वो मन ही मन कह रही होती है, क्या आजकल के जमाने में इतना बढ़िया कंपनी एग्जिस्ट करता है? मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सोचते हुए जियांग से कह रही होती है, मिस्टर जियांग, मैं आपकी कंपनी पे साइन करने के लिए रेडी हूँ। वैसे क्या मैं आपको बॉस जियांग कहकर बुला सकती हूँ? अचानक से जियांग के सिस्टम पे डिंग की आवाज आती है और नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सू वेन की फेवरेबिलिटी बढ़कर 60% हो चुकी है। तभी जियांग कह रहा होता है, क्या बॉस वर्ड थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये कैसा रहेगा कि तुम मुझे बिग ब्रदर कहो? सू वेन कहती है, क्या बिग ब्रदर? आपकी एज कितनी है? जियांग चेन जवाब देता है, वेल 20 साल शायद। ये सुनकर सू वेन कहती है, क्या 20 साल? पर सब लोग तो कहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और नॉर्मली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की एज 18 साल होती है, तो 20 साल कैसे हो गया? ये सुनकर जियांग चेन हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम एज की बात कर रही थी, मैं तो 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा था। जियांग की ये बात सुनकर सू वेन बहुत एम्बेरस्ड हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट बाद हमें सू वेन दिखती है। वो खाना खाते हुए कह रही होती है, बॉस, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये सुनकर जियांग चेन कहता है, अगर तुम मुझे ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहती हो तो बस एक्टिंग पे फोकस करो, जब तुम हिट हो जाओगी तब मेरा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। जियांग की ये बात सुनकर सू वेन कहती है, बॉस, अब चिंता मत करना, मैं जरूर बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। तभी अचानक जियांग के सिस्टम पे डिंग की आवाज आती है और नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सू वेन ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको हेयांग इन्वेस्टमेंट कंपनी के 20% शेयर्स मिलते हैं। आपके सिस्टम का जितना भी पैसा है वो अब आप हेयांग इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू निकाल सकते हैं और इस तरह कोई डाउट नहीं करेगा कि होस्ट का पैसा कहां से आ रहा है। सिस्टम आगे कहता है, होस्ट, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए हेयांग इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर विजिट करना चाहिए। वहां जाने के बाद सिस्टम आपको एक बहुत बढ़िया रिवॉर्ड भी देगा। ये नोटिफिकेशन देखकर जियांग चेन मन ही मन सोचता है, सच में ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अब मैं दूसरों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे पास अचानक इतना वेल्थ कहाँ से आया। शायद अब टाइम आ गया है कि मॉम और डैड को बताओ कि उनका बेटा अब बहुत वेल्दी बन चुका है। वो अपने डैड को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। जियांग कॉल उठाता है और कहता है, हाँ डैड, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ जियांग का डैड कहता है, बेटे, इन्वेस्टमेंट करने में तुम्हारी नजर बहुत बढ़िया है। ये हेयांग इन्वेस्टमेंट कंपनी कुछ ही सालों में मेजर कंपनी बन चुकी है, तो तुमने जरूर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, है ना? अपने डैड की ये बात सुनकर जियांग चेन कहता है, वेल, मेरा मंथली प्रॉफिट 6 लाख युआन है। ऑनेस्टली मैंने खुद भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ उसकी मॉम खुश होकर कहती है, 6 लाख युआन? इसका मतलब ईयरली इनकम 7 मिलियन युआन है। हनी,
तुम्हारे सन ने तुम्हें पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है। जियांग चेन का डैड भी खुश होकर कहता है, वेल, वो बच्चा थोड़ा लकी है और कुछ नहीं। तभी जियांग की मॉम कहती है, कम ऑन, बी पेशेंट, करना बंद करो। अबे अभी कौन था जो अपने फ्रेंड को कॉल करके शो ऑफ कर रहा था कि किसी का सॉन्ग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। वो दोनों मॉम डैड ये सब कुछ खोल के बात कर रहे होते हैं, पर तभी फोन के दूसरी तरफ से जियांग चेन कह रहा होता है, ओह मॉम डैड, क्या आप दोनों को कोई गिफ्ट चाहिए? जब मैं वापस लौट जाऊंगा तब उस समय लेके आऊंगा। जियांग चेन की ये बातें सुनने के बाद उसका डैड कह रहा होता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हम दोनों को लेके सोच रहे हो, यही हमारे लिए काफी है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हम्बल रहने की कोशिश करना, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बातें सुनने के बाद जियांग चेन कहता है, अच्छा ठीक है डैड, मैं समझ चुका हूँ, मैं आपके बातों को मानूंगा। फिर उसके बाद ही जियांग चेन अपने डैड से बात खत्म करने के बाद सू वेन को कह रहा होता है, सू वेन, क्या तुम शॉपिंग करने के लिए मेरा साथ दोगी? ये सुनकर सू वेन कहती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम कहाँ जाने वाले हैं? जियांग चेन कहता है, ये कैसा रहेगा, क्या हम शॉपिंग सेंटर चलते हैं? तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ मिनट बाद का नजारा दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जियांग चेन अपनी मॉम के लिए वॉच खरीदने के लिए सू वेन को लेके शॉपिंग सेंटर आया होता है। वहीं सू वेन सामने के नजारे को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, मैं सोच रही थी कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां वॉच का मैक्स प्राइस 10,000 युआन होगा, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसी जगह आ जाएंगे जहां एक वॉच का स्टार्टिंग प्राइस ही 2 लाख युआन से शुरू होता है। सच में रिच लोगों की कैजुअल शॉपिंग बहुत ही ज्यादा अलग होती है। फिर दोनों स्टोर के अंदर एंटर करते हैं। तभी अचानक से सू वेन की नजर सामने एक लड़की पर जाती है। वो उसे देखकर कहती है, ओह सुनिया लिन, क्या कोइंसिडेंस है, मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी मुलाकात यहाँ होगी। ये सुनकर सिया लिन कहती है, क्या तुम भी यहाँ वॉच खरीदने आए हो? वहीं सू वेन कहती है, मेरी एक दोस्त है, वो वॉच खरीदने आया है और मैं सिर्फ उसका साथ देने आई हूँ। फिर सू वेन मन ही मन सोच रही होती है, शायद अभी मिस्टर जियांग को पब्लिक में वॉश करके बुलाना सही नहीं होगा। तभी सिया लिन मन ही मन कह रही होती है, सू वेन के साथ जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, पर फिल्म इंडस्ट्री में हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है। यहाँ लुक्स मैटर नहीं करते, वेल्थ ही सब कुछ है। असल में यही कारण है कि सिया लिन पैसे के लिए इतनी अंधी हो चुकी है कि वो भूल चुकी है कि आज रात वो जिस आदमी के साथ बेड शेयर करने वाली है उसकी उम्र उसके ग्रैंडफादर से भी ज्यादा है। फिर अचानक जियांग चेन अपने फ्रेंडली स्कैनर से सिया लिन का प्रोफाइल चेक करता है। प्रोफाइल पर लिखा आता है, नाम लिनरू, एज 27, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 90, बॉडी काउंट 78। बॉडी काउंट 78 देखकर जियांग चेन शॉक हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, क्या पॉपुलर स्टार लिन रू का बॉडी काउंट 78 है? मतलब उसने ये सब करते करते अपना करियर ग्रो किया है। हे भगवान, उसके बगल में जो बुढ़ा है उसे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या वो अब 79 नंबर होने वाला है? जियांग चेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बुढ़ा कहता है, रू, तुम्हारी वो जूनियर कौन है? ये सुनकर लिन रू कहती है, वेल ब्रदर वोंग, मैंने जो पिछला ड्रामा किया था उसमें ये मेरी मेड बनी थी। इसका नाम शायद सू वेन है या कुछ और। जियांग चेन मन में कहता है, व्हाट द हेल, ये लड़की उस बुढ़े को ब्रदर वोंग कह रही है। असल में उसे ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर कहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो बुढ़ा लिन रू की ये बातें सुनकर भूखे भेड़िए की तरह सू वेन के पास आ जाता है और अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है, हेलो ब्यूटी, मेरा नाम वोंग है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर तुम फिर से एक्टिंग करना चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। वो बुढ़ा सू वेन को अप्रोच कर रहा होता है। ये देखकर पीछे खड़ी लिन रू शॉक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करती है और मन ही मन कह रही होती है, सुबेन मेरे लेवल की है ही नहीं, वो मेरी जूतों को भी कैरी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और वो बंदा जरूर सुबेन का बॉस है। उसका बॉस जब एक बार उसे कोई कम प्राइस की चीज खरीद कर दे देगा तो वो इंस्टेंटली सेटिस्फाई होकर उसके साथ सोने चली जाएगी। कम ऑन, कौन सोने की बात कर रही है जो खुद 78 लोगों के साथ सो चुकी है। तभी हम देखते हैं सुबेन को, वो उस बुढ़े का बिजनेस कार्ड हाथ में लेते हुए मन ही मन कह रही होती है, ये फिल्म इंडस्ट्री सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। अगर तुम फेमस नहीं हो तो तुम्हारे नाम को भी कोई याद नहीं रखेगा, पर अगर तुम अचानक से फेमस हो जाते हो तो बहुत सारे अननोन लोग तुम्हारे साथ दोस्ती बनाने आ जाएंगे। पर इस तरह के लोग बहुत ही डेंजरस, बेशर्म, बेरहम होते हैं। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ये बिजनेस कार्ड देने के लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, आगे। और मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जियांगचेन को वॉच खरीदने में हेल्प कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं जियांगचेन को, वो स्टोर के एक सर्विस बंदे से कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास विमेन के लिए कोई बढ़िया वॉच है जिसका प्राइस 5 लाख युआन से ज्यादा हो? और हाँ, मुझे चीप प्रोडक्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ लिन रू दिखती है। वो जियांगचेन की हर एक बात सुन रही होती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में जेलस फील कर रही होती है और मन ही मन कहती है, मैं ब्रदर वोंग के साथ इतने लंबे समय से मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, पर उसने आज तक मुझे एक भी वॉच खरीद कर नहीं दिया। और ये बंदा कह रहा है कि 5 लाख युआन का वॉच तो बहुत चीप है। ये बंदा आखिर है कौन और सुबेन को ये कहाँ से मिला? उसी के सामने सुबेन एक्ट करती है जैसे वो सभी वॉचेस की लिस्ट चेक कर रही है, लेकिन असल में वो लिन रू की एक्सप्रेशंस देख रही होती है। वो मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, लिन रू हमेशा हाई एंड माइटी एक्ट करती है, पर आज जियांगचेन के कारण वो पूरी तरह रोस्ट हो चुकी है। ये बहुत फनी है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे खड़े जियांगचेन सुबेन को वॉच लिस्ट चेक करते हुए देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें ये वॉच पसंद है? ये सुनकर सुबेन कहती है, नहीं, मैं तो बस ब्राउज कर रही हूँ, मैं इनमें से एक भी वॉच अफोर्ड नहीं कर सकती। पर तभी अचानक जियांगचेन के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके लिए एक न्यू टास्क ट्रिगर हुआ है। आप सुबेन को एक वॉच गिफ्ट कीजिए। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन के हिसाब से आपको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देखकर जियांगचेन मन ही मन कहता है, वाओ, ये टास्क बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया है। वैसे भी मैं सुबेन को गिफ्ट देकर हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। फिर वो ये सोचते हुए सुबेन से कहता है, अगर तुम्हें ये वॉच पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर सकता हूँ। जियांगचेन की ये बातें सुनकर सुबेन कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब मैं पैसा अर्न करूंगी तब मैं खुद ये वॉच खरीद लूंगी। उन दोनों की बातें सुनकर साइड में खड़ी लिन रू मन ही मन कहती है, क्या ये दोनों एक्ट कर रहे हैं? क्या ये हमारे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी सीन शिफ्ट होकर कुछ मिनट बाद का नजारा दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टोर का एक वर्कर जियांगचेन के सामने बहुत सारे वॉचेस ले आता है और एक एक करके उनके फीचर्स एक्सप्लेन करता है। फिर जियांगचेन एक वॉच पहनकर साइड में खड़ी सुबेन से कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है, ये कैसा है? मैं बढ़िया है। ये सुनकर सुबेन कहती है, हाँ, बहुत बढ़िया लग रही है। वहीं पे जियांगचेन कहता है, पर मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा लूज है। ये सुनते ही सुबेन जियांगचेन के हाथों पर बंधी वॉच को टाइट करते हुए कहती है, रुकिए, मैं अभी टाइट कर देती हूँ। तभी जियांगचेन कहता है, 78 लोगों के कारण मुझे लूज चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे हमेशा टाइट चीज पसंद है। जियांगचेन की ये बातें सुनकर सुबेन प्यारी सी समझ जाती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है, उसने अभी अभी जो कहा वो सुनने में सिंपल लग रहा है, पर इसका डीप मीनिंग है। वैसे इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, तो क्या उसके बातों का सच में कोई डीप मीनिंग है या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ? फिर तभी जियांगचेन के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सुबेन की फेवरेबिलिटी बढ़कर 70% हो चुकी है। ये देखकर जियांगचेन मन ही मन कहता है, उसकी फेवरेबिलिटी अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई? सच में जब लड़कियां ना कहती है तो असल में उसका मतलब हाँ होता है। फिर वो ये सोचते हुए स्टोर वर्कर से कहता है, अच्छा ठीक है, ये दोनों वॉचेस मेरे लिए पैक कर दो। ये सुनकर स्टोर वर्कर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कस्टमर, आप चाहते हैं कि मैं दोनों वॉचेस पैक कर दूं? क्या आप दोनों खरीदने वाले हैं? उसी साइड पर खड़े लिन रू और वो बुढ़ा भी सुनते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, दोनों वॉचेस की टोटल प्राइस 2 मिलियन से भी ज्यादा है। क्या ये बंदा पागल हो चुका है? ये सच है या फेक? क्या ये बस शो ऑफ कर रहा है? सबके शॉक होने के बीच जियांगचेन सुबेन से कहता है, सुबेन, मैं अपनी मॉम के लिए एक वॉच खरीदने जा रहा हूँ। इन दोनों विमेन वॉचेस में से कौन सा बेटर है? ये सुनकर सुबेन कहती है, वेल, मेरी सजेशन के हिसाब से तुम्हारी मॉम के लिए ये दूसरी वॉच ज्यादा ब्यूटीफुल रहेगी। सुबेन की ये बातें सुनकर जियांगचेन वो वॉच सुबेन के हाथ में पहनाते हुए कहता है, तुम इसे ट्राई करके देखो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों पर ये कैसी लगती है। ये सुनकर सुबेन वॉच पहन लेती है। जियांगचेन देखता है और कहता है, ये तो बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा ठीक है, ये दोनों वॉचेस ही पैक कर दो।
स्टोर वर्कर कहता है, हाँ सर, मैं आपका ऑर्डर अभी कंप्लीट करता हूँ। पर तभी जियांग चेन की नजर सुबेन पर जाती है। वो अपने हाथ से वॉच उतार रही होती है। ये देखकर जियांग चेन उसे रोकते हुए कहता है, इसे मत खोलो, ये वॉच मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। ये सुनकर सुबेन थोड़ा अनईजी फील करते हुए कहती है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है, सच में मैं इसे नहीं ले सकती। तभी जियांग चेन कहता है, तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर रही हो तो ये वॉच मेरी तरफ से एक टोकन गिफ्ट समझ लो, और वैसे भी मैंने पेमेंट कर दिया है तो अब रिटर्न नहीं होगा। जियांग चेन की बातें सुनकर सुबेन और अनईजी हो जाती है। वो समझाने की कोशिश करती है, मैं सच में ये नहीं ले सकती, अगर रिटर्न नहीं होगा तो दोनों वॉचेस अपनी मॉम को दे देना। ये सुनकर जियांग चेन कहता है, वेल, मेरी मॉम की उम्र 60 साल हो चुकी है, तो ऐसी यंग लेडी स्टाइल की वॉच उन पर सूट नहीं करेगी, इसलिए तुम इसे अपने वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, या फिर क्या तुम मेरे सिंसियर गिफ्ट को रिजेक्ट कर रही हो बेबी। जियांग चेन की ये बातें सुनकर सुबेन मन ही मन सोचती है, मैंने ऑलरेडी 2 बार सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया है, अगर मैं कंटिन्यूअसली उसे इस तरीके से रिजेक्ट करती रहती हूँ तो ये डिसरिस्पेक्ट करने जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जियांग चेन से कह रही होती है, वेल, अगर ऐसी बात है तो बॉस, आपकी इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों ये सब कुछ लेकर बात कर रहे होते हैं, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उनके सामने उस स्टोर पर काम करने वाला एक बंदा आ जाता है और जियांग चेन को एक बिल देते हुए कहता है, सर, आपका टोटल प्राइस हुआ है 4.5 मिलियन युआन। पर तभी अचानक से पीछे हमें लिन रू दिखती है। वो सामने हर एक नजारा देख रही होती है और बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। मन ही मन में कह रही होती है, सुवेन एक लो लेवल वुमन है पर उसे 1 मिलियन की वॉच मिल गई, मेरी स्टेटस उससे बहुत ज्यादा हाई है पर मैं उससे बेटर वॉच पहन भी नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ? वेल, ज्यादा कुछ नहीं, 78 लोगों के साथ सोकर तुझे प्राउड होना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी हम साइड पे उस बूढ़े को देखते हैं जिसके साथ वो आज रात सोने वाली है। वो बूढ़ा मन ही मन कह रहा होता है, आज मेरा प्लान था कि मैं लिन रू को एक वॉच गिफ्ट दूं, फिर उसके बाद रोमांटिक डिनर और बिल्कुल लास्ट में होटल पे जी4, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा मेरा मूड पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। डैम इट। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए लिन रू से कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। उस बूढ़े की ये बातें सुनने के बाद उस स्टोर पर काम करने वाला एक बंदा लिन रू से कह रहा होता है, वेल, अगर ऐसी बात है तो क्या मिस लिन ये वॉच नहीं खरीदेंगी? ये बातें सुनने के बाद लिन रू अपने हाथ से वॉच को खोलते हुए एम्बेरस्ड होकर कह रही होती है, वेल, हम नेक्स्ट टाइम परचेस करेंगे। पर तभी अचानक सामने लिखा आता है कि दूसरी तरफ जियांग चेन के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट हो चुका है। सुवेन की होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। यही कारण टास्क को कंप्लीट करके रिसीव होने वाला रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। आपने अभी जितना सारा पैसा खर्च किया है उसके 1x से लेके 3x तक कैशबैक मिल सकता है। क्या आप ये रिवॉर्ड अभी रिसीव करना चाहते हैं? ये बातें सुनने के बाद जियांग चेन मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि किसी को वॉच देने के लिए मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। वैसे अगर मैंने जितना पैसा खर्च किया है उसका 1x कैशबैक भी मिल जाए तो मेरे लिए कोई लॉस नहीं रहेगा, और अगर मुझे 3x कैशबैक मिल जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सिस्टम को कह रहा होता है, जरूर, मैं इस रिवॉर्ड को अभी क्लेम करना चाहता हूँ। वहीं पे जियांग के कमांड रिसीव होते ही हमें दिखाता है कि जियांग चेन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 3x कैशबैक के तौर पर टोटल 13 मिलियन युआन रिसीव हुआ है और ये अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखाता है कि अचानक से जियांग के फोन में एक मैसेज आता है। जब वो अपना मैसेज चेक करता है तो हमें दिखता है कि उसके बैंक अकाउंट से मैसेज आया होता है, कांग्रेचुलेशंस यूजर, आपके बैंक अकाउंट में 13 मिलियन युआन रिसीव हुआ है। वहीं पे बैंक से ये मैसेज आते ही देखने के बाद जियांग मन ही मन कह रहा होता है, 4 मिलियन खर्च किया और 9 मिलियन युआन रिटर्न, वाह क्या बढ़िया रिटर्न है। 4 मिलियन युआन खर्चा किया और 9 मिलियन युआन रिटर्न, वाह क्या बढ़िया रिटर्न है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखता है। वहीं पर हम जियांग को देखते हैं, वो सू वेन को लेकर एक हैंडबैग स्टोर में आ गया होता है। जियांग कह रहा होता है, सुवेन, तुम्हें किस तरह के बैग्स पसंद है? ये सुनने के बाद सू वेन कह रही होती है, बॉस, आपको सच में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग सू वेन की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए अपने साइड में खड़ी स्टोर की लड़की से कहता है, मिस, अभी कौन से स्टाइल के बैग्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है?
जियांगचन की बातें सुनकर वो लड़की कहती है, सर ये दोनों बैग्स इस सीजन के हॉटेस्ट आइटम्स हैं और हमारे स्टोर के सबसे पॉपुलर आइटम्स भी। ये सुनने के बाद जियांगचन कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये दोनों आइटम्स परचेस करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर स्टोर की लड़की कहती है, सर इन दोनों बैग्स की टोटल प्राइस 12,000 युआन है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखता है। हम जियांग को देखते हैं, वो सू वेन को घर छोड़ने आया होता है। वहीं पर सू वेन कह रही होती है, बॉस आपने पहले मेरे लिए वॉच खरीदी, अब बैग्स। मैं सच में नहीं जानती कि आगे क्या कहूँ, मैं सिर्फ दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे हम इतने देर से बाहर घूम रहे हैं, क्या पानी पीने के लिए मेरे घर चलेंगे? ये सुनकर जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो कि सिर्फ पानी पीने के लिए? सू वेन कहती है, अगर आपको वाइन पसंद है तो वाइन भी ठीक है। ये सुनकर जियांग टीजिंग अंदाज में कहता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा, मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर मैं गलती से ज्यादा ड्रिंक करके ड्रंक हो जाऊं तो शायद तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा लो। जियांग की ये बातें सुनकर सू वेन मुंह फुलाते हुए कहती है, बॉस अब आप खुद पर जरा ज्यादा ही प्राउड फील कर रहे हैं। फिर वो जियांगचन की कार से उतर जाती है। वहीं हमें जियांग दिखता है जो जाते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं मैं सीरियस हूँ, वैसे तुम जाकर रेस्ट करो, और हाँ आज मेरे साथ शॉपिंग पर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जियांग वहाँ से चला जाता है। कैमरा सू वेन पर फोकस करता है। वो जियांग को जाते हुए देख रही होती है और मन ही मन कहती है, उसने सच में मेरे घर आने का प्लान नहीं बनाया था, उसके इरादे वैसे नहीं थे। बॉस सच में बहुत अच्छे इंसान है। फिर अचानक से जियांगचन के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट। सू वेन की होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी बढ़कर 80% हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग सिस्टम की नोटिफिकेशन देखकर बहुत खुश हो जाता है। मन ही मन कहता है, मेरे ऊपर सू वेन की फेवरेबिलिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। 80% फेवरेबिलिटी का मतलब है कि वो मुझे प्यार करने लगी है। अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूं तो हम दोनों को बेड तक जाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सू वेन, ओ सू वेन, आज नहीं तो कल पूरी तरह से तुम मेरी हो जाओगी। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जंग को देखते हैं। वो अपने कंट्री विला पे आ चुका होता है। उसका प्राइवेट बटलर यूई जंगचन को वेलकम करते हुए कहती है, मिस्टर जंग वेलकम होम। मैंने आपके लिए पहले से ही बात वाटर रेडी कर दिया है, क्या अब आप नहाने जाएंगे? ये बातें सुनने के बाद जंग कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं अभी थोड़ा स्विमिंग करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जंग स्विमिंग करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर जंग को रेस्ट करते हुए यूई से कहते हुए दिखाया जाता है, मैनेजर यूई, क्या यहाँ कोई यूनिक डिश सर्व की जाती है और वो डिश कितनी एक्सपेंसिव है? जंग की बातें सुनने के बाद यूई यहाँ की स्पेशल डिशेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने लगती है। उसकी बातों को सुनने के बाद जंगचन मन ही मन सोचता है, लग रहा है मुझे ये सभी स्पेशल डिशेस ट्राई करनी चाहिए। फिर पूल से बाहर आते हुए जंग कहता है, वैसे मैनेजर यूई, क्या तुम मुझे थोड़ा मसाज दे सकती हो? ये सुनकर मैनेजर यूई जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप मसाज रूम में वेट कीजिए। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर जंग को मसाज रूम में दिखाया जाता है जहां वो मसाज रिसीव करने के लिए आया होता है। उसके साइड में मैनेजर यूई होती है जो उसे मसाज देने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाती है तो एक लिक्विड जैसा ऑयल यूज करके जंग के ऊपर चढ़कर उसे मसाज देने लगती है। इस मसाज को एक्सपीरियंस करने के बाद जंग को एक अलग ही फीलिंग्स महसूस होने लगती है। उसे इतना एंजॉय करते देख यूई कहती है, मिस्टर जंग, हमारे होटल का मसाज पूरी तरह से स्पेशल है, सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। ये बातें सुनकर जंगचन खुद को काम कर लेता है, लेकिन समय बीतने के साथ जितना लंबा मसाज चलता है उतना ही ज्यादा जंग एक्साइटेड होता जाता है। वो ब्लश करते हुए मन ही मन सोचता है, ये किस तरह की स्पेशल सर्विस है? मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, या फिर वो सच में मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जंग के पर्सनल बटलर यूवे को दिखाया जाता है। वो जंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाज देने के बाद वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए कह रही होती है, मिस्टर जियांग, अब जब सर्विस खत्म हो चुकी है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना, ओके? और हाँ, कल सुबह ऑटो शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आपको पिकअप करने आऊंगी। ये बातें सुनने के बाद जियांग कहता है, अच्छा ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होकर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम संगा सिटी के बहुत बड़े ऑटो शो को देखते हैं। उसी जगह पर जियांग पहुंच चुका होता है। वो आसपास के नजारे को देखते हुए मन ही मन कहता है, यंग मास्टर कुनफेन कह रहा था कि उसका कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। वैसे भी अकेले घूमने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं कि ये नजारा कैसा है। मानना पड़ेगा ये संगा सिटी का सबसे बड़ा ऑटो शो है। हर एक पावरफुल ब्रांड यहाँ पार्टिसिपेट करने आया है। लेकिन मेरी नजरों में जितनी भी कार्स दिख रही है उनका प्राइस 2.2 मिलियन से नीचे है, विच इज एक्चुअली बहुत चीप, बहुत ज्यादा चीप। जियांग ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सामने जाती है। वहाँ कुछ लोग खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर जियांग मन ही मन कहता है, अरे रुको, ये तो मेरे क्लासमेट्स हैं। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो हमें दिखता है कि उन सब के सामने एक जुयन कार मॉडल खड़ी है और वो एक कार का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। ये देखकर जियांग मन ही मन कहता है, अरे ये तो जुयन है, तो वो संगा सिटी में कार मॉडल का काम कर रही है। जियांग ये सब सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि एक लड़का जुयन से कह रहा होता है, जुयन तुम्हारी जॉब कब खत्म होने वाली है? मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ये बातें सुनने के बाद साइड पर खड़ी एक लड़की कहती है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि जुयन बहुत बिजी है? चलो यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, वो एक रिच लड़की है, तो वो हम जैसे लोगों की परवाह क्यों करेगी? वहीं सामने हमें जुयन दिखती है। उस लड़की की बातें सुनने के बाद वो थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। तभी अचानक वहाँ जियांग आ जाता है और सबको हाय करते हुए कहता है, अरे क्या कोइंसिडेंस है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आज यहाँ अपने सारे क्लासमेट से मुलाकात हो जाएगी। जियांग को वहाँ देखकर एक लड़की कहती है, जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और साइड पर खड़ा एक लड़का कहता है, अरे ये तो ओल्ड जियांग है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुझे यहाँ देख पाऊंगा। ये सब बातें सुनकर जियांग कहता है, अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? तेरी बातें सुन के लग रहा है जैसे तूने मुझे बिना बताए कुछ ऑर्गेनाइज किया हो। पर तभी कैमरा उस लड़के की तरफ जाता है जो पहले जुयन से बात कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा होता है, हमने जानबूझकर इस ग्रेजुएशन ट्रिप में जियांग को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन अब जब यहाँ उसकी मुलाकात हमसे हो गई है तो ये काफी ऑकवर्ड लग रहा है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी साइड पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्से में ब्लास्ट करती है। वही जंगचे को एक लड़की कह रही होती है, अरे रुक जाओ जंगचे, कुछ ही दिन हुए हैं पर मैं देखकर कह सकती हूँ कि तुम और भी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। वही दूसरी लड़की कहती है, हाँ ये सच है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम संगा सिटी में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने आए हो? तभी एक और लड़का कहता है, सीरियसली ओल्ड जियांग, तू मेरे जितना हैंडसम तो नहीं है, लेकिन तेरी वॉइस बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। ये मत कहना कि तूने वोकल कॉर्ड्स की भी एडजस्टमेंट करवाई है। ये सब बातें सुनने के बाद जियांग कहता है, अरे यार इस तरह की बातें करना बंद करो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? क्या कार शॉपिंग करने आए हो? जियांग की ये बातें सुनकर वही पहली लड़की सामने खड़ी एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस तरह की एक्सपेंसिव कार अफोर्ड कर सकते हैं? असल में जुयन से हमारी मुलाकात हो गई थी, इसलिए हम बातें करने लगे। वैसे जंगचे तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मत कहना कि तुम भी हमारी क्लास की फ्लावर जुयन को देखने आए हो। उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद जंगचे अपना फ्रेंडली स्कैनर यूज करके उस लड़की की प्रोफाइल चेक करने लगता है। स्कैन होते ही जियांग के सिस्टम पर उस लड़की की प्रोफाइल खुल जाती है। नेम जया, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 89, बॉडी काउंट 30, होस्ट के ऊपर जया की फेवरेबिलिटी 90%। इसके बाद जियांग जुयन के बगल में खड़ी दूसरी लड़की की प्रोफाइल चेक करता है। तब हमें दिखाया जाता है, नेम यूनान, एज 19, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 2, होस्ट के ऊपर यूनान की फेवरेबिलिटी 75%। वहीं पर इन दोनों की प्रोफाइल्स देखते ही इसके बाद जैंग मन ही मन कह रहा होता है, अरे रुको, मेरे ऊपर जुयन की फेवरेबिलिटी इतनी हाई कैसे हो सकती है? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक साइड में खड़ा ग्रीन हेयर वाला लड़का जैंग से कहता है, ओल्ड जियांग तू क्या करने की सोच रहा है? ये सुनकर जंगचे कहता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना। फिर वो अपने साइड में खड़ी जुयन से कहता है, जुयन तुम पिछले बार से भी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। जैंग की ये बातें सुनकर जुयन कहती है, जंगचे क्या तुम भी ऑटो शो देखने आए हो? ये सुनकर जैंग जवाब देता है, वेल हाँ तुम कह सकती हो, मैं थोड़ा बहुत चेक करने आया हूँ।
फिर अचानक जैंग उसी लड़के को पोक करते हुए कहता है जो शुरू में जुयन से बात कर रहा था, अरे गाइस, तुम सब इस तरह से हमारी स्कूल गॉडेस को घेर कर खड़े हो, क्या तुम सच में कार परचेस करने का सोच रहे हो? जंगचे की ये बातें सुनकर वो लड़का कहता है, अगर तुझे पता नहीं है तो प्लीज बात मत कर, ये लेटेस्ट मॉडल कार है और यहाँ जितनी भी कार्स खड़ी है उनमें से सबसे महंगी है। क्या तुझे लगता है कि ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे तू जब चाहे खरीद लेगा? उसकी बातें सुनकर जंगचे ताली बजाते हुए फेक तारीफ करता है। वाओ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे क्लास प्रेसिडेंट को इतना नॉलेज है। जैंग के मुंह से ये तारीफ सुनकर वो लड़का प्राउड फील करता है, नाक ऊंची करते हुए और भी डिटेल में उस कार के बारे में बताने लगता है। वो लड़का कार के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जैंग फिर से उसे पोक करते हुए कहता है, वेल, तुझे इतना सब पता होने के बाद भी तू कार खरीदने के लिए यहाँ नहीं आया? जंगचे की ये बातें सुनकर वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए कहता है, जियंगचे तू। पर तभी अचानक जुयन उन्हें रोकते हुए कहती है, सब क्लासमेट्स मुझे माफ करना, मैं अभी काम कर रही हूँ, हम बाद में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भीड़ लगाना और इतना चिल्लाना सही नहीं है। जुयन की ये बातें सुनकर साइड में खड़ा वही लड़का मन ही मन सोचता है, जियंगचे मुझे जुयन के सामने एम्बरस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे सफल होने नहीं दूंगा। फिर वो सोचते सोचते जुयन से कहता है, जुयन ऑनेस्टली मैं यहाँ अपनी एक सूटेबल कार परचेस करने आया हूँ। फाइनल एग्जाम में मुझे 625 स्कोर मिला था, इसी वजह से मेरी फैमिली मुझे रिवॉर्ड के तौर पर एक कार गिफ्ट करना चाहती है। तो क्या तुम मुझे कुछ ऑप्शंस चेक करने में हेल्प कर सकती हो? अगर कोई पसंद आया तो मैं बाय कर लूंगा। ये सुनकर जुयन कहती है, वेल, इस बारे में मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सच में बाय करना चाहते हो तो साइड में कुछ सेल्समैन खड़े हैं, उनसे पूछ लो। जुयन की ये बातें सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा जोर डालते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरी पुरानी क्लासमेट हो, अगर तुम हेल्प कर दोगी तो मेरे लिए और भी इजी हो जाएगा। वो लड़का ये सब कह ही रहा होता है कि पर अचानक साइड में हमें जैंग दिखता है। वो उस लड़के को पोक करते हुए कहता है, कम ऑन क्लास प्रेसिडेंट। जुयन ऑलरेडी कह चुकी है कि उसके पास इन सब चीजों का कोई नॉलेज नहीं है। अगर तुम्हें कोई कार सूटेबल लग रही है तो बस बाय कर लो। और ये कौन सा एरा चल रहा है कि तुम गॉडेस से बात करने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो? जियंगचे की ये बातें सुनकर वो लड़का थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है, जियंगचे मैं जुयन से बात कर रहा हूँ, यहाँ तेरा क्या प्रॉब्लम है? कार परचेस करना दुकान से लॉलीपॉप खरीदने जैसा नहीं है। मुझे कार लेने से पहले ये देखना होगा कि उसमें फीचर्स क्या है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज है। और वैसे भी जब तू इतनी कैजुअली बात कर रहा है तो खुद एक कार परचेस क्यों नहीं कर लेता? ये बातें सुनकर जियंगचे हंसते हुए कहता है, वेल, तूने एकदम सही कहा। तो जुयन, अगर मैं इस कार को परचेस कर लूं तो क्या मॉडल भी साथ आएगी? जियान ये सुनकर हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, जियंगचे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने फनी हो। ये सुनकर जंगचे कहता है, कम ऑन, मैं बहुत सीरियस हूँ। जंगचे की ये बातें सुनकर साइड में खड़ा वो लड़का कहता है, जियंगचे अगर तू शो ऑफ करना चाहता है तो कहीं और जाकर कर। जुयन अभी काम कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत कर, उसके पास तेरा शो देखने का टाइम नहीं है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वो सीधे जुयन के पास जाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जुयन तुम काम करने के समय पे बात कर रही हो, हम तुम्हें दिन के 2000 युआन देते हैं काम करने के लिए, बात करने के लिए नहीं। उस बुजुर्ग की ये बातें सुनने के बाद जुआन माफी मांगते हुए कहती है, मैनेजर मुझे माफ करना, मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगी। तभी सामने का ये नजारा देखकर जियांगचेन अपने पीछे खड़े क्लास प्रेसिडेंट से कहता है, लिनडोंग अगर तुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं और जाकर ले, देख तूने क्या किया, तेरे कारण जुआन को डांट पड़ी है। वही जियांगचेन की ये बातें सुनने के बाद लिनडोंग गुस्सा होकर कहता है, जियांगचेन क्या तू मुझे जानबूझकर टारगेट कर रहा है? वैसे तू भी तो कार देख रहा था, अब तू कौन सी कार परचेस करना चाहता है? तभी क्लास प्रेसिडेंट लिनडोंग की बातें सुनने के बाद जियांगचेन आगे आकर शोरूम के मैनेजर से कहता है, ये कार का प्राइस एकदम सही है, पर मैनेजर अगर ये कार मैं परचेस करता हूँ तो क्या मॉडल भी साथ में आएगी? जियांगच की ये बातें सुनकर मैनेजर की नजर सीधा जंग के हाथ में पहनी एक्सपेंसिव वॉच पर जाती है। मन ही मन कहता है, बाप रे कितनी मैजेस्टिक और एक्सपेंसिव वॉच है। फिर वो ये सब सोचते हुए जंग से कहता है, सर अगर आप सच में ये न्यू कार परचेस करना चाहते हैं तो जरूर मॉडल आपके साथ जाएगी, आप टेस्ट राइड करते समय मॉडल आपके साथ होगी। मैनेजर की ये बातें सुनते ही अचानक हम देखते हैं कि जंग अपने पास से एटीएम कार्ड निकालकर सामने रखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, स्वाइप कर लीजिए, मैं फुल पेमेंट करना चाहता हूँ।
जियांगज की ये बातें सुनने के बाद वहीं पर उसके जितने सारे क्लासमेट्स थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शॉक होते हुए कहते हैं, क्या फुल पेमेंट? इस कार का टोटल प्राइस 8 मिलियन युआन है और वो फुल पेमेंट करना चाहता है। क्या जंग पूरी तरह से पागल हो चुका है? वही जुआन ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन कह रही होती है, तो इसका मतलब जंग यूं ही 8 मिलियन युआन खर्च करने जा रहा है। पर तभी अचानक हम क्लास प्रेसिडेंट लिंडोंग को देखते हैं। वो जियांगचेन को एम्ब्रेस करने के लिए मजाक करते हुए कहता है, जियांगचेन इस तरह से स्वाइप करना बंद कर। जुआन यहाँ पे काम करती है तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण जुआन यहाँ से फायर्ड हो जाए। उसकी ये बातें सुनकर जियांगचेन कह रहा होता है, लिंडोंग क्या तेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे कार खरीद रहा हूँ तो मैं उसके काम पे डैमेज कैसे कर रहा हूँ? और वैसे भी अब जब मैं ये कार खरीद रहा हूँ तो जुआन को भी कुछ कमीशन मिलेगा। मैनेजर क्या मैं सही हूँ? जियांगचेन की ये बातें सुनकर शोरूम का मैनेजर जंग की बातों पर हाँ करते हुए कहता है, रिस्पेक्टेड गेस्ट आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप ये कार परचेस करते हैं तो जरूर जुआन को कमीशन मिलेगा। वही मैनेजर की ये बातें सुनने के बाद हम साइड पर जुआन को देखते हैं। जंग के ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी 75% से बढ़कर 80% हो जाती है। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देखकर जंग मन ही मन कह रहा होता है, वाओ मेरे ऊपर जुआन की फेवरेबिलिटी 5% बढ़ चुकी है, ये बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद वो अपने साइड पर रहे मैनेजर को एटीएम कार्ड देते हुए कहता है, मैं पूरा पेमेंट करना चाहता हूँ। वैसे क्या ये कार स्टॉक में है? क्या मैं राइड करते हुए घर ले जा सकता हूँ? ये बातें सुनने के बाद मैनेजर कह रहा होता है, हाँ जरूर ये स्टॉक पे है, प्लीज आप वीआईपी रूम में आइए। जो पेपर वर्क है वो हम अभी कंप्लीट कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर अपने कैश मशीन पर जियांगचून के कार्ड को स्वाइप करते ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही मैनेजर कहता है, अच्छा ठीक है, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी पेपर वर्क रेडी कर देता हूँ। और जुआन तुम यंग मास्टर जियांग का अच्छे से ख्याल रखना। पर तभी अचानक से हमें पीछे खड़े लिंटोंग को दिखाया जाता है। सामने का नजारा देखने के बाद वो हैरान रह जाता है कि जियांगचून ने कार को परचेस करने के लिए फुल पेमेंट कर दिया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पूरे शरीर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन कह रहा होता है, होली ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसने कैजुअली 8 मिलियन युआन खर्च करके एक कार खरीद ली। मैं कुछ समय पहले उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा था, पर अब तो लग रहा है कि असली ह्यूमिलिएशन मुझे फेस करना पड़ेगा। पर तभी हम साइड पर खड़े उस ग्रीन है वाले बंदे को देखते हैं। वो जियांगचून से कह रहा होता है, जियांग मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तू रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। तू स्कूल में इतना लो की क्यों रहता था? पर तभी उसके सामने खड़ी जुआन बोल रही होती है, जियांग मैंने पहले कभी भी इस तरह की कार राइड नहीं की है, तो इसीलिए तुम्हें मुझे एक राइड देना होगा। पर तभी जुआन की ये बातें सुनने के बाद साइड पर खड़ी यान कह रही होती है, जियांगचून तुम जुयन को राइड देना चाहते हो और वैसे भी सुपर कार में सिर्फ 2 सीट्स होती है, तो मेरे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर जिया कहती है, मुझे बैठने के लिए कोई जगह कैसे नहीं होगी? मैं पैसेंजर सीट पर बैठूंगी। और रही बात जुयन की, वो अभी काम कर रही है। वैसे भी वो एक कार मॉडल है, तो हर दिन कोई न कोई उसे राइड दे ही देता है। जिया की ये बातें सुनने के बाद हमें साइड पर खड़े जियांगचून को दिखाया जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर जिया की फेवरेबिलिटी 95% कैसे हो गई? इस तरह की लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अचानक ही वो जुयन की तरफ देखकर जिया को पोक करते हुए कहता है, मैंने एकदम सही गेस किया था। जुयन इस कार के अंदर एंटर करने के बाद ही ये कार और भी क्लासी लगेगी। जियांगचून की ये बात सुनकर जिया थोड़ी ऑफेंडेड हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, डैम इट, जुयन फिर से मेरे सामने आ रही है। अगर मैं जियांगचून के घर पर चढ़ नहीं पाई तो मैं जुयन को भी चढ़ने नहीं दूंगी। फिर वो ये सब सोचते हुए जियांगचून से कहती है, जियांगचून मैंने सुना है कि तुमने झू जिया के साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्या ये सब जुयन की वजह से हुआ? जिया की ये बातें सुनकर जुयन थोड़ी शॉक हो जाती है। मन ही मन कहती है, क्या जियांगचून ने सच में ब्रेकअप कर लिया? पर वो तो झू जिया के लिए बहुत अच्छा था। वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी अचानक से हम जियांगचून को देखते हैं। वो जुयन की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, झू जिया के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ। इस पे जियांगचून कहता है, इसका किसी से भी लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि जुयन से भी नहीं। लेकिन जुयन बहुत ही प्रिटी है, अगर कोई उसे पसंद करने लगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ग्रीन हेयर वाला लड़का जियांगचून की रिस्ट पर पड़ी वॉच को नोटिस करता है।
वो शॉक होकर कहता है, हे भगवान, जियंग चुन, तेरे हाथ की ये वॉच, इसका प्राइस 1 मिलियन येन से भी ज्यादा होगा, है ना? पास्ट में तू स्कूल में हमेशा कहता था कि तू बहुत गरीब है, पर अब समझ में आ रहा है कि तू उस टाइम प्रेटेंड कर रहा था। ये सुनकर जियंग चुन कामली कहता है, वेल, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैंने थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट किया था, तो इसीलिए मेरे फैमिली ने मुझे रिवॉर्ड देना चाहा और मैं मना नहीं कर पाया। जियंग चुन की ये बातें सुनने के बाद जिया कहती है, जियंग चुन, डिनर के लिए हमारे साथ आओ। डिनर के बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, कैसा रहेगा? ये सुनकर जियंग चुन जवाब देता है, वेल, मुझे माफ करना, आज रात ऑलरेडी मेरा प्लान है, लेकिन चिंता मत करना, नेक्स्ट टाइम हम जरूर साथ घूमेंगे। ये सुनते ही जिया ब्लश करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इट्स अ डील। सीन शिफ्ट होता है। कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है। सबके चले जाने के बाद जियंग चुन जुयन के पास आता है और कहता है, जुयन, अभी तुम एक काम करो, मैं थोड़ा इधर उधर घूमकर देखता हूँ। ये सुनकर जुयन मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है जियंग चुन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जुयन की ये बातें सुनकर जियंग चुन उसके करीब आते हुए कहता है, अरे तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, नेक्स्ट टाइम हम जरूर एक साथ घूमेंगे, ठीक है? ये कहकर जियंग चुन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक से एक लड़की उसके सामने आकर कहती है, सर, क्या आप किसी दूसरे मॉडल की कार परचेस करने में इंटरेस्टेड है? फिर वो लड़की अपने साइड में खड़ी एक रेड कार की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने लगती है। उस लड़की की बातें सुनने के बाद जिया मन ही मन सोचता है, ये कार तो मुझ पर बहुत ही अच्छी तरह सूट करेगी। ये सोचते हुए वो अपने सामने खड़ी लड़की से कहता है, अच्छा ठीक है, इस कार का प्राइस कितना है? उसकी बात सुनकर लड़की जवाब देती है, सर, ये कार मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। इसका टोटल प्राइस 9.5 मिलियन युआन है। ये सुनकर जियांग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इसे परचेस करने वाला हूँ, ये रहा मेरा कार्ड, स्वाइप कर लो। जियांग की ये बातें सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है सर, आगे का जो भी प्रोसेस है मैं अभी कंप्लीट करती हूँ। इस पर जियांग कहता है, ये सब तो सही है, लेकिन मैं एक डिलीवरी सेरेमनी करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए सब तैयार कर देती हूँ। तभी जियांग कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये कार गिफ्ट के तौर पर परचेस की है, इसलिए आगे का पूरा प्रोसेस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करना, और जहाँ पर डिलीवरी सेरेमनी होनी है उसका एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर लड़की कहती है, ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं हम एक फीमेल ब्लॉगर को देखते हैं जो उसी कार को दिखाते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जिसे जियांग ने खरीदा था। वो लड़की अपनी स्ट्रीम पर अपनी ऑडियंस के साथ उस कार के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी अचानक वो जियांग की ओर कैमरा घुमाते हुए कहती है, लड़की लाइव स्ट्रीम पर, गाइस, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये बंदा साइड में बैठकर कार को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर तुम सब चाहो तो मैं इस बंदे से ओपिनियन पूछ सकती हूँ कि इसे इस कार के बारे में क्या लगता है। लड़की अपनी लाइव स्ट्रीम कर ही रही होती है कि तभी शोरूम में काम करने वाला एक वर्कर उसके पास आता है और कहता है, वर्कर, एक्सक्यूज मी मिस, आप यहाँ कार परचेस करने आई हैं या सिर्फ देखने? उसकी बात सुनकर लड़की थोड़ी एम्बेरस्ड हो जाती है और कहती है, लड़की, वेल, मुझे माफ कर देना अगर मैंने डिस्टर्ब किया हो, मैं बस कार को देख रही थी, अभी तक टच भी नहीं किया है। उसकी बात सुनकर वर्कर फिर कहता है, वर्कर, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो क्या आप प्रूफ के तौर पर फंड वेरिफिकेशन दिखा सकती हैं? ये सुनते ही उस लड़की की लाइव स्ट्रीम पर जितने भी लोग देख रहे होते हैं सब कमेंट करने लगते हैं, ऑडियंस, कमेंट्स, क्या सिर्फ आसपास का नजारा भी नहीं देख सकते? ये कैसा एटीट्यूड है शोरूम का? तभी लाइव स्ट्रीम करने वाली लड़की अपने साइड में बैठे जियांग की ओर इशारा करके वर्कर से कहती है, लड़की, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सिर्फ देखने के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, लेकिन वही ये बंदा बैठा हुआ है और बिना वेरिफिकेशन के सारी कार्स चेक कर रहा है। वर्कर ने जवाब दिया, वर्कर, माफ करना, लेकिन ये पॉलिसी हमारे सभी कस्टमर्स पर लागू होती है। ये सुनकर लाइव स्ट्रीम करने वाली लड़की और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो वही चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। इस बीच उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे ऑडियंस कमेंट्स करने लगते हैं, ऑडियंस, कमेंट्स, हमारी लिटिल एंकर तो बहुत ही फेथफुल है, हर कोई उसे बुली कर रहा है, पर ये कौन सा रूल है
कि सिर्फ कार देखने के लिए भी फंड वेरिफिकेशन चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ मीटर दूर हम जुयन को देखते हैं। वो मन ही मन सोच रही होती है। जुयन इन अ मोनोलॉग, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जियांग असल में इतना रिच होगा। उसने आधे घंटे में ही 20 मिलियन युआन खर्च करके 2 कार्स खरीद ली। पास्ट में जब मेरी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति पीक पर थी, तब भी मैं जियांग जैसा पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाती। सीन फिर शिफ्ट होता है। लगभग 2 घंटे बाद हम जियांग को देखते हैं। वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद से कहता है, जियांग इन अ मोनोलॉग, उफ, फाइनली सारा पेपर वर्क खत्म हुआ। वो रेड कार पहले ही जियांग के एड्रेस पर डिलीवरी के लिए निकल चुकी है। अब वक्त आ गया है मेरी कार पिकअप करने का। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक शोरूम का मैनेजर उसके पास आता है। मैनेजर कार की और डॉक्यूमेंट्स जियांग को देते हुए कहता है, मैनेजर, मिस्टर जियांग, ये रही आपकी कार की और सारे डॉक्यूमेंट्स। वैसे आप लाइसेंस प्लेट कैसे अप्लाई करना चाहेंगे? शोरूम मुझे लाइसेंस प्लेट प्रोवाइड कर सकता है, पर मैं असल में इस सुंगाई सिटी से बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ का लाइसेंस प्लेट यूज नहीं कर सकता। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक उसके सिस्टम से टिंग की आवाज आती है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, व्हीकल मैनेजमेंट ऑफिस से एक रैंडम लाइसेंस प्लेट मॉडिफाई करके आपको रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया है। आपका लाइसेंस प्लेट नंबर है .GSC 11। नोटिफिकेशन देखकर जियांग मन ही मन सोचता है, जियांग इन अ मोनोलॉग, सच में ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा थॉटफुल है। इसी बीच अचानक से एक आदमी उसके सामने आता है और झुकते हुए कहता है, मैन, हेलो मिस्टर जियांग, आपका लाइसेंस प्लेट कंप्लीट हो चुका है। अब जब चाहे अपनी कार पर सेटअप कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग कहता है, जियांग, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये लाइसेंस प्लेट मेरी कार पर सेटअप कर दो। फिर वो आदमी जियांग की कार पर लाइसेंस प्लेट लगा देता है। उस नजारे को देखकर शोरूम का मैनेजर मन ही मन कहता है, मैनेजर इन अ मोनोलॉग, लाइसेंस प्लेट नंबर .JC 1111। ये बहुत ही टेरिफाइंग है। ये जो लेटर्स JC है वो क्लाइंट के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के इतने सालों में पहली बार मैंने किसी इतने पावरफुल पर्सन को देखा है जो नंबर प्लेट पर ही अपना नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। जियांग मैनेजर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जियांग, अरे ज्यादा मत सोचिए, ये नंबर प्लेट मैंने एडवांस में रिजर्व करके रखा था। जियांग की बातें सुनकर मैनेजर मन ही मन सोचता है, मैनेजर इन अ मोनोलॉग, मैं जानता हूँ कि तुम सच रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों को इडियट की तरह ट्रीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए जियांग से कहता है, मैनेजर, सच में मिस्टर जियांग, आप बहुत लकी हैं। यहाँ तक कि आपने जो लाइसेंस प्लेट चूज किया है उसका भी बहुत डीप मीनिंग है। मैं आपको सच में एडमायर करने लगा हूँ। मैनेजर अचानक जियांग की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, मैनेजर इन अ मोनोलॉग, मिस्टर जियांग का एटीट्यूड सच में बहुत रिस्पेक्टफुल है। मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि मिस्टर जियांग शायद किसी रिचेस्ट पर्सन का ग्रैंडसन है या फिर किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल का रिलेटिव, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इतने पावरफुल कनेक्शंस होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखता है। वहीं पर हम जुयान को देखते हैं। वो अपना काम खत्म करने के बाद जियांग के पास आते हुए कहती है, जुयान, जुयान, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अब जब मेरा काम खत्म हो चुका है तो मैं तुम्हें प्रेजेंट के तौर पर डिनर ट्रीट करना चाहती हूँ। क्या तुम राजी हो? जंगच, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। जंगच अपनी ये बात खत्म ही कर रहा होता है कि अचानक उसका फोन रिंग होता है। वो कॉल उठाता है और फोन के दूसरी तरफ उसका दोस्त, वही ग्रीन हेयर वाला लड़का, बेचैन होकर कहता है, मेरे दोस्त जंगच, और जंगच, मेरा दिल टूट के बिखर चुका है। अगर तू आके मुझे कंफर्ट नहीं करेगा, मेरे साथ दारू नहीं पिएगा, तो मैं समंदर में छलांग लगा लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनकर जंगच शौक में बोलता है ब्रो, क्या हुआ? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है?